यदि आपको कभी दूसरे वर्ल्ड में जाने का मौका मिले तो बस यही प्रार्थना करना कि इस बंदे जैसी आपकी किस्मत ना हो, क्योंकि एक तो इसको बिना किसी वार्निंग के दूसरे वर्ल्ड में समन कर लिया जाता है। क्या मतलब, सब कोई बिना वार्निंग के बुलाया जाता है? अरे लेकिन इसकी किस्मत तो और भी खराब होती है। ये डायरेक्टली आकाश से नीचे गिरता है और वो भी एक बॉर हो रही होती है उसके बीच में, जहाँ पर कि बॉर में फंस जाता है, जिसके साथ में भी एक ग्रुप को साथ देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जिसके साथ में से बहुत सारी फाइट करनी पड़ती हैं और काफ़ी सारे रोमांचक मोड भी आते हैं। ये एक एडवेंचर टाइप स्टोरी होने वाली है। यदि आपको एडवेंचर टाइप स्टोरी ज़्यादा पसंद है इसेकाई वर्ल्ड की, तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको हर एक मिनट में केवल नई चीज़ देखने को मिलने वाली है। आप ये गैस नहीं कर सकते आखिर इस एनिमे का एंड कैसे हो सकता है, लेकिन काफ़ी रोमांचक एंड होने वाला है। चलो तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरू होती है और हमें दिखाया था कॉम नाम का एक गेमर, जो कि पूरी तरह से हम एक ठगी कह सकते हैं, एक सिंगल बंदा जो कि अपनी लाइफ को वह डिस्ट्रॉय कर रहा है और कुछ नहीं, गेम खेल रहा होता है, बोलता ज़्यादा है, इसीलिए मॉन्स्टर से पिटाई भी खा जाता है। तभी वहाँ पर उसको एक इन्विटेशन आया होता है एक गर्ल फिलोना नाम की से, और वह कहती कि उससे वह मिलना चाहती है। वह कहता ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। कोई भी बंदा एक गर्ल को, ब्यूटीफुल गर्ल को इस तरह से कैसे मना कर सकता है? वैसे ही होता है, कौन भी मना नहीं करता है। वह गर्ल कहती मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए और तुमसे इसी में बात करना चाहती हूँ। वह कहता ओ क्या सच में? मैं एक गेम में ही नहीं बल्कि मैं असली लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, इसलिए तुम्हारी फुल्ली हेल्प करने वाला हूँ। ये बात सुनकर वह कहती ठीक है, मुझे वैसे भी रियल लाइफ में थोड़ी हेल्प चाहिए। वह अपने सपनों में खो जाता है कि सच में तो आखिरकार रियल लाइफ में वह एक गर्ल से मिल पाएगा, एक रियल गर्ल, और वह भी एक गर्लफ्रेंड क्या होती है वह फील कर पाएगा, इसलिए तैयार होता है मिलने के लिए। वह कहता है कब मिलने वाले हैं? तो वह गर्ल कहती है जल्द ही हम मिलेंगे। नेक्स्ट अचानक से वह वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है दूसरे वर्ल्ड की तरफ। इधर दिखाया जाता है एक कैरेज जारी होती है, लेकिन कुछ टैंक्स वगैरह होते हैं जो कि मॉडर्न टैंक्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे सोल्जर्स भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन जब फाइट स्टार्ट होती है तो सभी लोग आसानी से सारे सोल्जर्स को मार देते हैं और यहाँ पर केवल प्रिंसेस और एक बंदा बचा होता है जिसका नाम सेंगलियान होता है। जो सामने वाला बंदा होता है वह कहता है सेंगलियान मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए तुम अभी जा सकते हो, प्रिंसेस हमारे हवाले कर दो। लेकिन वह तुरंत ही फाइट करने के लिए तैयार होता है पूरी आर्मी के खिलाफ और मना कर देता है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक चेयर आती है जो कि कौन होता है और उस बंदे के लीडर को डेट कर देता है, जिस वजह से उन्हें भागने का मौका मिलता है और भाग जाते हैं। लेकिन प्रिंसेस चाहती हैं कि वह बंदा जो अभी अभी हमारी हेल्प की है उसको भी साथ में ले आए, तो रस्सी से बांधते हैं और उसको भी कड़ेरते हुए लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट वे लोग जाकर एक जंगल में रुकते हैं जहाँ पर कि सारे लोग बस पूरी की पूरी झड़ी लगा देते हैं सवालों की, आखिर कौन कहाँ से कैसे तुम आए, किस तरह से पर लाइट चमक रही थी, सफेद वह क्या थी। लेकिन बंदा वह होना चाहिए जिसको क्वेश्चन पूछने चाहिए, आखिर ये जगह कौन सी है, ऐसी कुछ अनफेमिलियर जगह लगी, अगर तुम लोग कौन हो, बे लोग कौन है, ऐसे ब्ला ब्ला क्वेश्चन। लेकिन बेचारा एक क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाता, सोच रहा होता है कि शायद वह सपना देख रहा है। हाँ जरूर सपना ही देख रहा हूँ, इसीलिए जागूंगा तो सब ठीक होगा। लेकिन तभी एक छोटी गर्ल उसको एक किक मारती है और कहते हैं क्या समझ में आया ना, ये सपना नहीं है। मैं कहता हाँ ठीक है, लेकिन दोबारा मारने वाला होता है तो बंदा अपनी स्वॉर्ड पॉइंट कर तू कहता वह प्रिंसेस है इसलिए उससे दूर रहे। लेकिन वह कहता क्या इस तरह से एक बिगड़ैल और एकदम गुस्सैल व्यक्ति गर्ल एक प्रिंसेस कैसे हो सकती है? प्रिंसेस हो रही तो ऐसी होनी चाहिए। तो बताते ये मरिया और वह उसकी मेड है। वह कहता हाँ फिर वह ब्यूटीफुल है, लेकिन वह कहती है नहीं तुम्हें एक बार इसको फील करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए कि सच में मैं एक गर्ल हूँ। जब उसको फील करके देखता है तो कहता सच में मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, आखिर मैंने ये क्या फील किया, मैं किस जगह पर आ चुका हूँ, कैसे अजीब लोगों के बीच में मैं आकर फंस चुका हूँ। बेचारे के सपने सारे टूट चुके होते हैं। नेट दिखाया था इधर की साइड काफी सारे सोल्जर्स के बीच में दिखाया था भाई ब्लू हेयर वाला जो बंदा होता है अपने कमांडर को रिपोर्ट करने आता है कि किस तरह से वह ऑफ गार्ड पकड़ा गया और कोई अजीब सा बंदा आकर उसको ढेर कर दिया, इसीलिए उसकी वजह से वह प्रिंसेस भाग चुकी हैं। ये एक मिस्टेक थी। लेकिन इस बात पर कमांडर कहता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जो तुम जैसे बंदे को भी ऑफ गार्ड कर सकता है या उसको पकड़ सकता है, मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ। नहीं दिखाया जाता है भाई लियोन जो बंदा होता है सभी लोगों को एस्कॉर्ट कर रहा होता है और कौन को बताता है कि हम पास की एक कंट्री वहाँ पर जा रहे हैं और जो लोग हम पर अटैक कर रहे थे वह बस एक रिवील इनका ग्रुप है जो हमको इस तरह से पकड़ना चाह रहा था। लेकिन वह कहता है क्या सच में? पता चलता है जो प्रिंसेस है वह केवल 8 साल की है और जो मेड है वह उसकी सेम एज की है और वे लोग उसको रिपेयर करना चाहते हैं उनकी लाइफ को सेव करने के लिए। तो वह कहता है ठीक है तो क्यों ना तुम मुझे एक सूज दिला दो तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। वह कहता है ठीक है। नेक्स्ट वे एक बाजार में पहुंच जाते हैं जहाँ से कि वो उनको सूज दिला सकें, लेकिन सारी जो सूज की चॉइसेस होती है उन लोगों की वह रेडिकुलस होती है, इसलिए वह काफ़ी एक्सपेंसिव सूज को चूज करता है, उनको बाय करवा लेता है उन लोगों से, बिकॉज पैसे तो उसे देने नहीं होते हैं। इसे नेक्स्ट लियान कहता है
हे मुझे लगता है तुम्हें तैयार होना चाहिए भागने के लिए। कौन? तो तुरंत ही एक एल्बी में पहुंच जाते हैं, छुप जाते हैं। जिसके बाद में लियोन फाइट करना स्टार्ट करता है और मेड भी मरिया भी फाइट करना स्टार्ट करती है। और यहाँ पर कौन बचा होता है जो कि प्रिंसेस को बस देखने के लिए रुका होता है। कुछ टाइम बाद फाइटिंग के बाद लियान होता है जो कि उन लोगों को छुपते छुपाते हुए एक जगह ले आता है जहाँ पर कि पूरी जगह पूरी से खुली होती है। एक भी बंदा नहीं दिख रहा होता जो कि उन लोगों को इंटरप्ट कर सकता है भागने में। कौन तुरंत ही सामने तरफ भाग जाता है और कहते हैं तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं हूं ना, आ जाओ आगे चलते हैं। जैसे भाग तरफ जाता है लेकिन सामने भाई कमांडर आ जाता है एरेस, और जो कि कहता है ओह तो आखिरकार तुम लोग मिल गए, कहाँ जाने की ट्राई कर रहे थे। लेकिन तभी मारिया और लियोन दोनों लोग तैयार होते फाइट होने के लिए, लेकिन वह बंदा एक अटैक करता है स्वॉर्ड मैजिक के साथ में। पहले वह लियोन को ढेर करता है जिसके साथ मारिया को ढेर कर देता है। फिर जैसे ही डिफेंड करने के लिए कौन जाता है तो उसको भी एक स्वाड से खत्म कर देता है, यानी उसकी स्वाड को। मैं कहता सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम भी इतने ज़्यादा पीक लोगे, मैं तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन तभी सामने प्रिंसेस आती है तो वह तुरंत ही उससे कहता है चलो आपको हमारे साथ में भी चलना चाहिए। लेकिन तुरंत ही पीछे से अटैक कर देता कौन उसके पैरों के बीच में, और जिसकी जैसे बेचारा भाई ढेर हो जाता है। जिसके साथ में सभी लोग वहाँ से एस्केप कर चुके होते हैं। और यहाँ पर कौन उसकी स्वाड को भी चोरी करके ले आया होता है जिसकी आगे फ्यूचर में उसको यूज कर सके, क्योंकि उसकी स्वाड तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिसके साथ में फिर ये होती है जो कि कौन से कहती है कि आज से तुम मेरी नाइट हो और तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काम करने वाले हो। जैसे ये मना करने की कोशिश करता है तो वह कहती है लियन तुम्हारी गर्दन को उड़ा देगा यदि तुम मेरी बातों को मानने से मना करोगे। लेकिन वह इस तरह की एक लोली गर्ल की बिल्कुल भी सेवा नहीं करना चाहता है। लेकिन अब क्या कर सकता है, गर्दन पर स्वार जो रखी होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर दिखाया था कमांडर जिसको जब होश आया होता है तो सोचता ओह मेरे साथ में क्या हुआ था। जब सब कुछ याद आता है तो उसके पास एक डॉक्टर आकर बताता है कि उसकी एक बॉल को निकालना पड़ेगा, और जो कि उसके लिए सच में काफी यदि शॉकिंग न्यूज होती है। बेचारे एक बॉल का ही रह गया होता है और इसी वजह से अब बदला लेना चाहता है कौन सी उसने जो भी उसके साथ किया होता है इसी वजह से। इधर दिखाया था कौन जो कि अभी भी जिद कर रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, वह इस लिटिल गर्ल की तो बिल्कुल भी नाइट वगैरह बन के सर्वेंट के तौर पर सर्व नहीं करने वाला है, चाहे प्रिंसेस हो चाहे डायरेक्ट एक रॉयल ऑर्डर क्यों ना हो, क्योंकि वह अपने घर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहता है कि आखिर वापस कैसे अपने वर्ल्ड में जाएगा। लियान कहता है हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम जान सके तुम कैसे वापस जाओगे, इसलिए हमारे साथ रहना ज़्यादा अच्छा है। प्रिंसेस उसको अपने सर्वेंट के तौर पर सर्व कराने के लिए जिद पर होती है, इसीलिए वह कहती हैं तुम्हारे रहने के लिए खाना पीना सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगी। इसके बाद वह मना कर देता है, कहता मेरी ऑफकोर्स कोई एक सेल्फ रेस्पेक्ट है इसलिए मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा और मैं तुमको बिल्कुल सर्व नहीं करने वाला हूँ, मैं रास्ता को ढूंढ लूंगा। वैसे भी लियान उसको धमकी नहीं दे सकता क्योंकि लियान उन रिबिलियन के खिलाफ उसका भी साथ चाहता है। नेट दिखाया था इधर आर्मी जिसके सामने कमांडर आता है और उसको बेचारे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है अपने लोअर लेवल के जो गार्ड्स हैं उनके खिलाफ, क्योंकि वह किस तरह से ढेर हो गया होता कौन के खिलाफ इसीलिए है। लेकिन वे लोग जिस तरह से बात कर रहे होते हैं उसकी हार के बारे में, बेशक धोखे से हराया गया था, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस महसूस करता है। लोग गुस्से में बात से वह चला जाता है लेकिन सोच रहा होता है कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। लेकिन वह जिस तरह से जा रहा होता है थोड़ा टेढ़ा चल रहा होता है, वो सच में काफ़ी फनी लग रहा होता है लोगों के लिए भी। नेट दिखाया था इधर बेचारा कौन जगह बैठा होता है थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, जिसके पास मरिया जाती है या फिर जाता है क्योंकि अरे होगा। वह कहती है क्या तुम हम लोगों के साथ में रहना हेट करती हो। वह कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, बस मैं अपने बल वापस जाना चाहता हूँ और उस लिटिल लोली के लिए बिल्कुल भी सर्वेंट के तौर पर खुद को ट्रीट करती हूँ नहीं देख सकता हूँ। वह कहती ठीक है मेरे साथ घूमना चाहोगे। वह घूमने के लिए निकल जाते साथ में। तभी एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पिजन यानी कबूतर आ जाता है जिसको वह समन की होती है, जिसकी वह सवारी कर सकते हैं, जिसको यूज करके वह ज़्यादा तौर पर स्केप कर सकते हैं। इधर दिखाया जाता है कमांडर जो कि अपने हायर अप्स के पास गया होता है और उनसे बात करता है कि वह कौन को पकड़ने के लिए तैयार पूछते से वो उसको पकड़ कर रहेगा, और वैसे भी उसने जो स्वाड उससे छीनी है वह भी उसको वापस लेकर आएगा इसीलिए। और वैसे भी बात की जाए कौन की तो वो उसकी स्वाड को यूज नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसके लिए बिल्कुल बेकार ही है। इधर दिखाता है कौन जो कि लियोन के साथ में होता है और सोच रहा होता है किस तरह से स्वाड को यूज किया जा सकता है, जैसे कि एरिक ने यूज किया था। इस तरह से भी इसको यहाँ पर एक स्टोन देखते हैं जिसको दबाने के बाद तुरंत ही वह उसको स्लैश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, वह स्वाड बस एक नॉर्मल स्वाड की तरह यूज हो पाती है, कोई भी एनर्जी नहीं निकलती है। इसीलिए बेसिकली रख देते हैं कि उसके अंदर जो स्टोन होता है वह काफ़ी कीमती लग रहा होता है, इसलिए उसको तोड़कर कौन निकाल कर उसको बेचना चाहता है। लेकिन तुरंत यहाँ पर प्रिंसेस आती हैं और कहती है कौन मुझे तुमसे अकेले में थोड़ी बात करनी है, मेरे साथ आओगी जरा बस नॉर्मल के लिए। नाइट में लोग ऊपर एक बड़े से ऊंचाई पर टावर पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस बताती हैं ये जो सीनरी तुम देख रहे हो ना एकदम ब्यूटीफुल से एकदम शांत लोग रह रहे हैं, मैं बस यही को मेंटेन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे फोर्सफुली मैरिज कराया जा रहा है और जिससे बचना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे प्रोटेक्ट करके रहो। इस पर कौन कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें बस 2 बार लक से बचाया है, मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं है जिससे मैं तुमको सेव कर सकूँ, इसलिए सब बेकार है। लेकिन अचानक से अटैक होते हैं 2
और जो कि पूरे टावर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोई और नहीं बल्कि एरिक आया होता है पूरा बड़ा सा ही एक टैंक लेकर, जिसके साथ में वह ब्लू हेयर वाला बंदा भी होता है किसी और बंदे के साथ में। वे लोग भी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं जिससे कि वे लोग बाहर आ जाए लेकर के इस डिस्ट्रक्शन को देखकर। लेकिन यहाँ पर लियोन के साथ में कौन होता है और वे प्लानिंग कर रहे होते हैं अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अचानक से उनके पैरों के बीच में एक बॉम्ब आकर गिरता है। उनके पास कोई रास्ते नहीं बचा होता है, वहां से भागना पड़ता है। लेकिन जैसे वो दूसरी साइड को भागते हैं तो सामने यहाँ पर एरिक और उसकी पूरी की पूरी आर्मी आ जाती है। एरिक पूरा टैंक सामने ले आता है और सभी पॉइंट करता है बॉन की तरफ शूट करता है, लेकिन वह मिस कर देता है, ऊपर एक छत की तरफ शूट करता है। वह कहता है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा हूँ इसीलिए। दोबारा शूट करता है, फिर से मिस कर देता है, यानी उसका निशाना ही ठीक से नहीं बैठ पा रहा होता है। लियान कहता है कौन से, मैं अभी जा रहा हूँ उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मुझे पता है किसी न किसी तरह से तुम इस स्वाड को एक्टिवेट कर ही लोगे। वह सारी बुलेट से बचता हुआ जाता है और जो टैंक का एक व्हील होता है उसको कट कर देता है। इधर आखिरकार कौन पता नहीं कैसे उस स्वाड को एक्टिवेट कर लेता है, स्पीड से जाने लगता है पूरी तरह से चिल्लाते हुए। लेकिन अचानक से बहुत बड़ी स्टोरी में बदल जाती है लाइक हैमर और तुरंत स्पीड से अटैक करता है और उस टैंक के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन सामने से अब निकल के आ रहा होता है एरिक, उस पर गुस्से में तो थोड़ा सा हिलता डुलता आ रहा होता है, तो समझ जाता है ये जरूरी उसके किक का असर हुआ है। लेकिन बस खड़ा हो जाता है जिससे कि वह निशाना मिला सके। लेकिन अभी भी काफी डिसबैलेंस हो रहा होता है, तो कहता है ठीक है तो फिर क्यों ना मैं तुमको थोड़ा सा बैलेंस में ले आऊं। और इसीलिए वो उसे स्टोन हैमर से वो डायरेक्टली अटैक कर देता है एरिक के ऊपर, जिस हैमर के अटैक के जैसे बेचारा तुरंत ही वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके साथ में वे लोग फैसला करते हैं कि अभी के लिए सभी लोग यहाँ से वापस जाएंगे अपने कैप्टन को लेकर, जिसके साथ वे लोग कह जाते हैं कि कौन अगली बार हम मिलेंगे तो तुमको नहीं छोड़ने वाले हैं। कौन अभी एक्सेप्ट कर लेता है प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के बारे में, उसके साथ रहने के बारे में, लेकिन एक शर्त पर कि वे लोग भी उसकी हेल्प करेंगे उसके बारे में वापस भेजने के लिए। अभी उनको यहाँ से कैपिटल जाना होगा, जो कि यहाँ पर जो खड़े हैं उनसे ज़्यादा दूरी पर वह नहीं है। नेट दिखाते एक लेडी जो कि कौन परोबा की ग्रुप पर नजर रख रही होती है, तुरंत ही अपने एक स्क्रेल के लिए फेंक देती है जो कि उनकी तरफ ही जा सकता है थोड़ी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नेट दिखाता कौन का ग्रुप जब जा रहा होता है और इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, अचानक से उनको रास्ते में एक क्यूट सा स्क्रेल मिलता है जिसको मरिया और लियान बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, इसीलिए उसको रखना चाहते हैं। लेकिन तुरंत इस बात पर कौन बना कर देता है। मैं कहता है जो इस तरह के जानवर होते हैं उनको इसी एनवायरनमेंट में रहने देना चाहिए, इसलिए ऐसी वे थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और अपने आप को पावरफुल बना पाएंगे। इस तरह से हम नेचुरल डिसऑर्डर को खराब नहीं कर सकते, इसीलिए काफ़ी सारा रीजन देता है और उसको वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट वे लोग एक जगह पर आ जाते हैं थोड़ा रहने के लिए। जब कौन सो रहा होता है तो अचानक से वह क्रीचर उसकी रूम में घुस आता है। जब वह सुबह को जागता है तो क्रीचर उसके ऊपर ही बैठा होता है। वह तुरंत ही वहाँ से भगाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। मरिया को वह काफ़ी पसंद आता है, इसीलिए वह उसको रखना चाहती है। और अब यहाँ पर कौन मना करे या कुछ भी हो, लेकिन वह तुरंत ही उसको रखने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट इस बात पर कौन अभी भी कह रहा होता है कि ये सब रखना ठीक नहीं है क्योंकि हम लोग नेचुरल डिसऑर्डर को बिल्कुल ही बिगाड़ रहे हैं। लेकिन तब लिया ने एक अच्छी सी स्पीच देते एक लेजेंडरी हीरो के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी था और वह एक कैट को पसंद करता था, उसको पेट के तौर पर रखता था। यानी सीधा कहीं तो वह बस इस स्क्रेल के लिए अपनी कहानी रखना चाहता है, इसीलिए बस अच्छी अच्छी बातें बता रहा होता है। लेकिन इस चीज़ के लिए कौन तुरंत ही मना करना चाहता है और कुछ नहीं भी इसके खिलाफ होता है। यहाँ तक कि प्रिंसेस से अब दोनों कोई सपोर्ट कर रही होती है, यानी 3 वर्सेस अकेला बचा होता है। लेकिन फिर भी वह कहाँ मानने वाला होता है। वहाँ से वह निकल जाता है और सोच रहा होता है इस बल्ली में आया हूँ तो हाँ छोटी मोटी हंटिंग तो मैं कर ही सकता हूँ, इसलिए हंटिंग के लिए सामान खरीदने निकल जाता है। लियान उसको पकड़ लेता और कहता है कि तुम क्या करने की प्लानिंग कर रही हो। मैं कहता ऑफ कोर्स मैं थोड़ी बहुत हंटिंग करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वह घर में वापस आ जाता है, एक नेट को लेकर आया होता है एक स्क्वेरल को पकड़ने के लिए। तुरंत ही मरिया पीछे से आती है और कहती है कि तुम क्या करने की प्लानिंग कर रही हो। नेक्स्ट वह कुछ पॉइजन को मिलाने लगता है जिससे स्क्वेरल को खत्म कर सके। प्रिंसेस आकर पूछती है क्या तुम्हें सच में ये थोड़ा हार्मफुल नहीं लग रहा है, चलो तुम टेस्ट करके बताओ ना। आखिरकार भी लोग बैठ जाती हैं और पूछती हैं आखिर ये बताओ कौन तुम आखिर इतनी ज़्यादा हेट क्यों कर रहे हो स्क्वेरल से, क्या तुम्हारे पीछे इसका कोई राज है। वह कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह बस पसंद नहीं करता, उसको थोड़ी सी एलर्जी वगैरह है इन पेट्स वगैरह से। लेकिन साफ देखकर पता चल रहा होता है कि उसको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होता है जब स्क्वेरल के सामने होता है, इसीलिए वो पूछती है आखिर असली रीजन बताओ तुम क्या है। वह बताने लगता है एक बार एक रेनी डे था, बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसको 2 कैट्स मिलती हैं जिसको अपने पास में रख लेता है। फिर पूछते हो आखिर 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 आगे क्या हुआ, आखिर तुमने उन कैट के साथ में क्या किया, क्या तुमने उनको पाला, क्या वह सिक हो गई यानी बीमार हो गई मर गई वे, क्या आगे ट्रेजेडी उनके साथ में क्या हुई थी, या फिर तुम घर ले गए तो तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह मना कर दिया। मैं कहता अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने बस उनको पाला बड़ा किया बहुत बड़ा किया, लेकिन उनका जो अफेक्शन था यानी कह सकते हैं उसको बिल्कुल ही ज़्यादा पसंद नहीं करती थी जैसे कि हम लोग पेट को पसंद करते हैं।
लेकिन इसी वजह से वह बहुत गुस्से में था, इसलिए किसी पेट को अपने पास नहीं रखना चाहता है, इसीलिए उसके अंदर एक ट्रूमा सा हो गया है। तो वे लोग कहते हैं लेकिन तुम्हें इस बात थोड़ा सोचना चाहिए, स्क्रिल थोड़ा सा अलग लग रहा है, शायद हो सकता है तुम्हारी पास्ट की जो भी सोच है वो थोड़ी बदल जाए इसको रखने के बाद। तो आखिरकार बेबी मान जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है पेट करने के लिए, लेकिन उसको कट कर लेता है। तो इसी बात से वह तुरंत ही उसको फेंक देता है और अपनी स्वाड को निकाल लेता है, एक हैमन में बदल के अटैक करने जा रहा होता है। वे लोग कहते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, शांत हो जाओ, इस तरह से ये सब करना ठीक नहीं है, लेकिन वह काम आने वाला होता है और पावर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं इससे हार ना जाऊं, और यदि हार भी जाऊंगा तभी मैं इसको निकाल के रहूंगा। जिसके साथ वह अटैक करता है और फ्लोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वे लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्क्रल जंप कर देता है, उसके चेहरे पर स्क्रैच मार देता है। बार बार अटैक कर रहा होता है लेकिन वह उसे डॉच करता जा रहा होता है। आखिरकार वो उसको एक कॉर्नर में फंसा लेता है, लेकिन पैर फिर भी जंप करके उसके चेहरे पर किक मारता है और आखिरकार अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके साथ में कौन हार चुका होता है और अब वह स्क्रल को यहाँ पर रखने के लिए मान चुका होता है, लेकिन अभी भी यदि कोई मौका मिल जाए तो कौन जरूर उस स्क्रल को मारने के लिए तैयार होता है, इसलिए पूरी बहस में होती है। नेक्स्ट वे लोग सोचते हैं आखिर उसका जो पेट है नाम क्या रखना चाहिए, कोई नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो कौन कहता है पेट का नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए जो कि आगे भी यूजफुल हो, क्योंकि हमें ये सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हमेशा उसको भाई बुलाने वाले हैं। सभी लोग थोड़ा नाम डिसाइड करते हैं लेकिन कोई भी इस पहले पर नहीं पहुंच पाता नाम क्या रखना चाहिए। तो इस बात पर वह कहता है क्यों ना उसको हमें पेट बुलाना चाहिए, और हाँ अभी के लिए कोई नाम नहीं है। तो ये सच में सबको बहुत पसंद आया होता है। इधर दिखाया था एरिक बेचारा ब्लू हेयर वाले बंदे के साथ में जा रहा होता है और अपनी फियोंसे से मिलता है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और काफ़ी क्यूट, और एक इनोसेंट गर्ल भी बेचारी दिख रही होती है। वह उसको वेलकम करती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि एरिक के थोड़ी सी चोट लग गई है, इसीलिए उसको मेडिसिन वगैरह लगानी होगी। इस बात तो उसकी फियोंसे कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी मेडिसिन लगाने में, लेकिन सोचने लगते थे उसने बता दिया कि उसके डायमंड दोनों खो चुका है, तो उसके बाद उसकी फियोंसे उसको छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए इस चोट को वह उसको नहीं बता सकता है। इसीलिए वह तुरंत मना कर देता है और इस चीज़ को सीक्रेट रखने की सोचता है, लेकिन इससे फियोंसे होती है बहुत सैड हो जाती है। नेक्स्ट जब वापस जा रहा होता है तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी फियोंसे वह काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही थी किसी बात पर, तो तुरंत ही उसको वह इन्वाइट कर लेता है जिससे कि आसपास में घुमा सके थोड़ा ओवरव्यू लेने के लिए, और जो उसके लिए थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा साथ में। नेक्स्ट वो जगह पहुंच जाते हैं नदी के किनारे, जहाँ पर पहुंची होती है। वैसे फ्यूचर में तुम्हारे बच्चों के बारे में क्या ख्याल है, आखिर तुम कितने बच्चों को चाहते हो। अब बेचारा कैसे बताए कि उसके पास में तो शायद ये भी चॉइस नहीं कि एक आध बच्चा हो भी पाएगा या फिर नहीं, इसीलिए अब क्या करे। लेकिन वह कहती है अरे हाँ हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये तो हेवन का आशीर्वाद होता है, तो इसीलिए हमें इस पर डिसाइड नहीं करना चाहिए। बेचारा वहाँ से चला जाता है हेवन से पूछने के लिए कि हेवन सच में क्या मेरे कोई चाइल्ड हो भी पाएगा। नेक्स्ट ब्लू ईयर वाले बंदे से प्रिंसेस पूछने लगती हैं या आखिर तुम्हें पता है कि यार को चोट वगैरह कहाँ लगी, आखिर वैसे बिहेव क्यों कर रहा है। इसके बारे में ब्लू ईयर वाले बंदे को भी कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन वह ये भी बता देता है कि आखिर किसकी वजह से ये सब हुआ है और किस तरह से वह इंजर्ड हो गया था। इसी वजह से उसका जो बिहेवियर है और उसको चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट वे लोग वापस आ चुके होते हैं जहाँ पर कि वह फियोंसे के लिए वहीं पर छोड़ देता है, लेकिन दो लोगों से वह मिलता है जिसमें कि एला और लिम्पस दोनों लोग होते हैं। लेकिन तभी एला उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह देती है, उसे पता होता है उसको चोट वगैरह लगी इसीलिए, लेकिन उसको वह एक्सेप्ट कर लेता है और इसी देखकर उसकी फियोंसे काफ़ी सैड हो जाती है और भी। लेकिन नेक्स्ट लिम्पस पूछता है कि वे दोनों लोग कौन हैं, तो डॉक्टर बताता है कि वह गेस्ट हैं एरिक के। तो कहता है ठीक है तो आज शाम के लिए कुछ फीस्ट यानी काफ़ी अच्छा खाना तैयार की जाए उन लोगों के लिए। लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि दोनों लोगों की काफ़ी अच्छी प्लानिंग होती है, जिसमें एला है जो कि सिड्यूस करना चाहती है एरिक के लिए, जिससे उसकी फैमिली और भी ज़्यादा ऊँची हो जाए, बड़ी बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो बंदा होता है लिम्पस, उसकी प्लानिंग होती है कि वो उसकी फियोंसे के साथ में रिश्ता बना सके और उसके साथ ही मैरिज कर सके, इसीलिए वो कुछ मिला रहे होते हैं मेडिसिन में जिससे सिड्यूस करने के लिए, और सब प्लान होता है काफ़ी अच्छा जाता है। दिखाया जाता है एला जो कि पहुंच जाती है उसके रूम में और उसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। वो केवल कुछ क्लॉथ में बचा होता है, लेकिन वो उसको मना करता है, दूर कर देता है। तब भी वह एक सीन क्रिएट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर लिम्पस आ जाता है और उसकी फियोंसे देखती है तो बेचारी रोती वहाँ से भागती चली जाती है। यहाँ पर लिम्पस उससे कहता क्या तुम्हें सच में उस मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ा या फिर अफेक्टिव नहीं महसूस कर रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर ही बॉडी के अंदर कोई कमी इस वजह से तुम ये सब महसूस कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद एरिक होता है वह काफ़ी गुस्से में आया था, उसको चैलेंज कर देता है। तो लिम्पस ये तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है और बाहर फील्ड मिलने के लिए कहता है। नेक्स्ट लिम्पस बात कर रहा होता है एला से और बताता है कि अगर उसने उसके चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो एरिक है वह अपने ऑनर को बहुत मानता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, इसीलिए वो उसको फंसने वाला ही है। नेक्स्ट ये सब बातें ब्लू हेयर वाला बंदा सुन लेता है और आकर एरिक को बता देता है। एरिक कहता हाँ मुझे भी इसके बारे में पहले लग रहा था कि ऐसा कुछ है, लेकिन मैं अभी भी उसके साथ में जो चैलेंज किया उसको तो कंप्लीट करने वाला हूँ। और अपनी फियोंसे को भी सैड करने की वजह से काफ़ी खुद को सैड महसूस कर रहा होता है, इसीलिए उससे माफ़ी मांगना चाहता है और साबित भी करना चाहता है।
नेक्स्ट वे फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर कि एरिक को ब्लू हेयर वाला बंदा बताता है कि यहाँ पर कोई चाल हो सकती है, लेकिन अभी भी वह डुअल करने के लिए तैयार होता है। लिम्पस कहता है ठीक है, तो क्या तुम डुअल करने के लिए तैयार हो ना? वह कहता है ठीक है आ जाओ, लेकिन वह बंदा किसी और को बुला लेता है अपनी जगह पर फाइट करने के लिए। लेकिन वह बंदा भी कम नहीं होता है, वह भी अपनी जगह पर किसी और को बुला लेता है और इस तरह से 6-7 लोग हो जाते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन एरिक हार नहीं मानता, तुरंत ही लॉन्च कर देता अपने अटैक्स उसकी तरफ और एक एक करके सबको ढेर कर देता है केवल एक अटैक के साथ में ही, जिसके साथ में ही मैं कहता कि हार मानने हो। लेकिन तुरंत ही वह एक डीमन चिकन को बुला लेता है उसकी जगह फाइट करने के लिए, जिसके साथ वह फाइट कर रहा होता है, लेकिन काफ़ी एनर्जी पहले लॉस्ट कर चुका होता है। लेकिन फिर तभी यहाँ पर उसकी फियांसी और बटलर आ जाती हैं, और हाँ ये बटलर है, मैं डॉक्टर जिसको बुला रहा था तो ये बटलर है। लेकिन तभी वह उसकी चेयर कर रही होती है, लेकिन चिकन होता है वह तुरंत ही अटैक करने जाने लगता है उसकी फियांसी पर, तो वह तुरंत ही चिल्लाने लगता है। लेकिन अचानक से ही काफ़ी सारी और भी कुछ पावर्स उसके अंदर अवॉकन हो जाती हैं, जिससे वह अटैक कर देता है और चिकन को खत्म कर देता है और लिम्पस से कहता है कि उसको सरेंडर करने के लिए। लेकिन लिम्पस अब आखिरकार डर जाता है और हार मान लेता है। लेकिन जैसे वहाँ से घूमकर जाने लगता है तो लिम्पस तुरंत ही उसको किक मारता है पैरों के बीच में, जिससे कि उसको ढेर कर सके। लेकिन अब वहाँ पर बेचारे का कुछ बचा ही नहीं होता है, तो दर्द कहाँ से होगा, इसीलिए वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही उसको ढेर कर देता है। जिसके साथ में ही वह बटलर पहुँचता है कि वैसे आखिर तुम्हें उस जगह पर पेन महसूस क्यों नहीं हो जब उसने किक मारी थी। तो इस पर एरिक बताता है कि वो बहुत टाइम से इस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा है। तो ब्लू हेयर वाला बंदा कहता है सचिव तुम एक मैन ऑफ स्टील हो। तुरंत ही वहाँ से अब गुड बाय कहने के तैयार होता है और जिसके साथ अपने फियांसे से जो मेडिसिन होती है उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है किसी दिन वापस जरूर आएगा तुम्हारे पास में, इसीलिए अभी के लिए गुड बाय। और वे लोग वहाँ से अभी निकल जाते हैं। लेकिन ब्लू हेयर वाला बंदा होता है एक हॉट स्प्रिंग में जाकर खुद को क्लीन करना चाहता है। नहीं दिखाया था रेबल काउंसिल, जहाँ पर एक बंदा आकर बताता है कि हमें एक बंदे के बारे में पता चला है जो कि प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि एनर्जी वेपन्स को भी यूज कर सकता है और एक मिस्टीरियस वॉरियर है, पता नहीं वह कितना स्ट्रांग और कहाँ से आया है। इस पर उसका हायर अप कहता है कि ठीक है अभी के अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और किसी को उसको डील करने के लिए भेजो, क्योंकि वे इस न्यूज़ को बाहर नहीं निकलने दे सकते हैं कि एरिक हार चुका है या फिर एरिक को चोट वगैरह लग चुकी है, इससे एरिक की काफ़ी इमेज डैमेज होगी। इसीलिए वे लोग प्रिजन में जाते हैं, जहाँ पर कैनिबल नाम का एक कैदी से कुछ कहते हैं। नेट दिखाया था कौन का सीन, जो कि अपनी टीम के साथ में जा रहा होता है, जहाँ पर प्रिंसेस का प्लान होता है कि वे लोग अपनी जब सिटी या कंट्री पहुंच जाएंगे तो जिसके बाद कोई रास्ता ढूंढेंगे जिसकी वह कौन को स्काई सिटी पहुंचा सके, क्योंकि वह ऊपर से नीचे गिरा था। लेकिन वह कहती है कुछ ऐसा नहीं है कि वह आकाश में रहता है, और लेकिन लियोन कहता है तब तक हमारी बॉडीगार्ड की जॉब पे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन दिखाता है कैनिबल जो कि उनका पीछा कर रहा होता है और वहाँ पहुंच चुका होता है। नेक्स्ट भी लोग एक जगह बैठे होते हैं, जहाँ पर कि कौन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है और पूछता है कि हमें कितना टाइम लगने वाला है, बिकॉज उसे घर भी जाना है अपने। इस पर वह कहती थी ऐसा कुछ चलता रहा नॉर्मल तो हमें 2 मंथ का टाइम लगने वाला है, कोई कुछ गड़बड़ नहीं हुई। तो ये बात सुनकर कौन तो काफ़ी शॉक्ड जाता है, लेकिन अभी उसको काफ़ी भरोसा होता है कौन परी के वो उसको प्रिंसेस प्रोटेक्ट करने में पूरी हेल्प करने वाला है। अचानक से मरिया आती है और बताती है कि प्रिंसेस है वो काफ़ी गुस्से में, उनका मूड ठीक नहीं है। सब लोग वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं और कौन भी जाकर देखना चाहता है। लेकिन नेक्स्ट वो पहुँचे होते हैं तो प्रिंसेस बिल्कुल ठीक चुपचाप बैठी होती हैं। सब लोग बहुत डर रहे होते हैं। कौन कहता है कि आखिर क्या हुआ, प्रिंसेस तो नॉर्मल दिख रही है। इस बात पर तुरंत ही बताने लगते हैं तुमने जरा देखा नहीं प्रिंसेस का चेहरा, उसके सर पर देखो जो बाल खड़े हैं ना, वह साफ बता रहे हैं कि वह गुस्से में है। तुरंत एक आवाज़ आती है मुझे भूख लगी है खाना दो। सब तुरंत ही घबरा जाते हैं और वहाँ से दोनों लोग भाग जाते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन अभी भी जो खाना होता है वह कम होता है, इसीलिए तुरंत ही वह एक ऑर्डर जारी करता है यहाँ पर कोई भी और गेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए सारा खाना हमारे लिए प्रिपेयर किया जाए। पूरी तरह से बुकिंग कर लेता है। यहाँ पर मरिया होती है कौन और लियन के लिए भेज देती जिससे और भी खाने लेकर आ जाएं। लेते दिखाते तो उनके जाने के बाद कैनाल होता है वह वहीं पर आ चुका होता है। नेक्स्ट वे लोग जैसे काफ़ी सारा खाना बाई करते हैं और जिसके साथ में कैरेज में बैठकर वहाँ से आने लगते हैं। और जिसके बाद लियोन एक स्टोरी बताता है प्रिंसेस के बारे में कि प्रिंसेस का जब पीरियड टाइम आता है तो वह सच में काफ़ी भयानक टाइम होता है। वे इतनी ज़्यादा गुस्से में होती हैं कि बस मैंने सुना है, मैं देखा नहीं खुद अपनी आंखों से, लेकिन मैं उसको देखना भी नहीं चाहता हूँ। बहुत भयानक टाइम होता है, इसीलिए मैं बस अपनी लाइफ को बचाना चाहता हूँ। नेक्स्ट दिखाया था मरिया जो कि खाना प्रिपेयर कर रही होती है, जो लग रहा होता है कि पूरी के पूरी एक शहर को खिलाने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। प्रिंसेस कहती हैं खाना और लेकर आओ, थोड़ा बड़ा लेकर आओ। जैसे भी लोग लेकर पहुंचते हैं नीचे रखती हैं, गायब हो जाता है। वह कहता आखिर ये इतनी जल्दी कैसे खा लिया। लेकिन नेट दिखाया था मरिया बेचारी की उंगलियां दर्द करने लगी होती हैं खाने की वजह से, लेकिन अभी और भी पकाना होता है उसे। इस तरह से खाना आता रहता है, पेट में जाता रहता है, गायब होता रहता है और अब 2 बाल उसके खड़े हो चुकी होती हैं और इस वजह से पूरा का पूरा मौत का तांडव नजर आ रहा होता है लियोन के सर पर। वह बस मरना नहीं चाहता है। वह कहती है खाना और लेकर आओ, मियाऊं।
और जो कि सच में एक धमकी लग रही होती है लियोन को अपने लिए। जिसको दिल होती है भाई यहाँ पर चेंचा कर रही होती है जैसे कि उसे उड़ना हो एक चिड़िया की तरह ही। बेचारी मारिया बस खाना प्रिपेयर कर रही होती है क्योंकि उसकी एक ड्यूटी होती है प्रिंसेस का ख्याल रखने की। यहाँ पर कौन सोच रहा होता है ये सब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इस मैटर को वह खुद संभाल लेगा और इसीलिए प्रिंसेस के पास आ जाता है। प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस मुझे पता है कि आखिर आपका जो टाइम अभी किस तरह का है, आपको काफ़ी बैड महसूस हो रहा होगा, लेकिन इस तरह से और लोगों को आपके जैसे इतनी ज़्यादा परेशानी देना इतना ठीक भी नहीं है, इसलिए आपको इन कामों में थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। तुरंत ये पहुंच जाती है सारे सामान को लेकर जैसे कि वह उसकी हेल्प कर सके। मरिया ये देखकर शॉक्ड जाती है और कहती है नहीं नहीं प्रिंस, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और वह कौन सी भी कहते हैं, क्या तुम सच में मरना चाहती हो? यदि मरना नहीं चाहते हो तो इस तरह के काम कोई मदद के लिए मत देना। इस तरह से रात हो जाती है, सब लोग सोने के निकल जाते हैं और अब कार्निवल का टाइम आ गया होता है असैसिनेट करने का। वह तुरंत ही पहुंच जाता है किचन में जहाँ पर सोच रहा होता है मरिया होगी और उसको खत्म कर देगा। जैसे अटैक करने जाता है वह तुरंत ही एक अटैक कर देती है, सूप उसको और फेंक देती है और उसको ढेर करती पीटती और कहती है ये तो मरना नहीं चाहते, अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ। बेचारी दिन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है खाना बना बनाकर, इसी और गुस्से में होती है। नेक्स्ट में सोचता है कोई और टारगेट ढूंढूंगा जो कि आसान हो। लियान एक जगह बैठा होता सैड, जैसे उसके पास जाता है तो देख कर ही धमकाती हुई कहता है अभी कभी यहाँ से चले जाओ, मरना नहीं चाहती हो तो। पर डर जाता, सोचता ही सच में एक धमकी थी खतरनाक, चलो कहीं और चलते हैं। पहुंच जाता है प्रिंसेस के रूम में जहाँ सोच रहा होता है कि प्रिंसेस जो कि कुछ भी लड़ाई वगैरह नहीं जानती हैं तो इसलिए आसान होगा, लेकिन अचानक से उनके 3 बाल खड़े हो जाते हैं। मतलब वह पूरी तरह से अब गुस्से में आ चुकी होती है जिसका सबको डर था। इधर दिखाया था कौन जो कि अपने वॉशरूम में आया होता है, अचानक से वहीं पर वह बंदा भी डरता हुआ आता है तो कौन को जंप कर देता और कहता है प्लीज़ मेरी जान बचाओ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं सोचने लगता है क्या चक्कर है, क्या कोई ये बंदा हार किया हुआ है, लेकिन पहुंच जाता है प्रिंसेस के रूम में जिससे कि उसको देख सके आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। प्रिंसेस अपने बेड से गायब होती हैं। वह बंदे को पीछे देखता है तो अनकॉन्शियस हो चुका होता है प्रिंसेस का अटैक की वजह से। प्रिंसेस पीछे से देखनी कौन को तुरंत ही उस पर अटैक कर देती हैं। जब वह उनके 3 बालों को खड़ा देखता है तो कहते ये तो डिजास्टरस है, इसलिए तुरंत ही वहाँ से खिड़की से जंप करके भाग जाता है। और इस तरह से जो असैसिनेशन का प्लान होता है वह फेल्ड रहता है, लेकिन प्रिंसेस की असैसिनेशन जारी रहती है। लेकिन उस टाइम के बाद कोई भी असैसिनेशन दोबारा देखने को नहीं मिला होता है। लेकिन इस तरह से कुछ दिन बाद वे लोग आए होते हैं एक हॉट स्प्रिंग टाउन में जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग होते हैं हॉट स्प्रिंग लेने के लिए आए होते हैं अपने चाइल्ड के साथ में या फिर मेंस होती हैं, कोई भी गर्ल उसे नहीं दिख रही होती है। नेक्स्ट उनका ग्रुप होता है, वह अभी वहाँ से निकल चुका होता है, बताता है कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं इस एरिया में जहाँ पर ये सब एंटरटेनमेंट का एरिया है, इधर की साइड पे कुछ होटल भी है। मरिया कहते हैं हम उसी होटल में जाने वाले हैं जहाँ पर कि हम हर बार आकर रुकते हैं, इसलिए उस होटल में जाकर वह काफ़ी खुश होती है। इस पर कौन कहता है कि वैसे मरिया अभी किस बाथरूम में बात लेने के लिए जाने वाली है, मेंस के में या फिर वुमेंस के में। इस पर वह बताता है कि प्रिंसेस और मरिया के रूम में पहले से बात टब है, इसीलिए हम लोग ही छोटे रूम में रुके हैं, इसलिए पब्लिक बाथरूम में जाना होगा बात लेने के लिए। वह सोचने लगता है क्या सच में। नेक्स्ट लोग आ गए होते हैं एक हॉट स्प्रिंग में जहाँ पर कि वह जंप कर देता है। लियान कहता है कि वहीं पर उसे चैन से बस बैठ जाना चाहिए और इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अब बैठ तो जाता है और लियान की बातें भी सुन रहा होता है, लेकिन तुरंत ही उसकी जो लिटिल एक्सकेलिबर होती है वह जाग जाती है। वह कहता भी मुझे क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल लियोन के सामने हूँ, इसीलिए वह कहता लियोन से पहले जाने के लिए वह थोड़ा बाद में आएगा, इसलिए अब वह थोड़ा अपने आप को काम कर सकता है। नेक्स्ट वह भी जब बाहर तरफ आया होता है तो एरिक को देख लेता है और वहाँ से वह याद करने लगता है उस पूरी जर्नी के लिए जो उसने उसके साथ में किया होता है धोखे से। वह उसको नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए बस वह छुप सकता है और कुछ नहीं। उसकी जो गंदी ट्रिक्स भी हैं उस पर अब काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए वहाँ से वह वापस चला जाता है जैसे प्रिंसेस के रूम में उसे बॉर्न कर सके और थोड़ी देर खुद भी छुप सके। लेकिन मरिया और प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हैं, इसलिए कोई बात को नहीं सुनते हैं, तो इसलिए फिर से आ जाता है लियोन के पास में। लेकिन पता चलता है कि लियोन तो वहाँ से जा चुका होता है, बेचारा अकेला बचा होता है जो कि इस तरह से घूम रहा होता है। तुरंत एरिक वहाँ आ जाता है तो वहाँ से वो उसको देखकर भाग जाता है क्योंकि वो उसके सामने कोई भी लफड़े में नहीं फंसना चाहता है। लेकिन उसी हॉस्पिटल में चला जाता है एरिक जहाँ पर कि वह भी छुपा हुआ होता है और वह कुछ गार्ड्स को कुछ ऑर्डर भी दिख रहा होता है, लेकिन वहाँ से छुप तो भाग आता है और रिसेप्शन पर जो गर्ल होती है उसको बताता है प्रिंसेस और मरिया से कहना कि अपने रूम से ना निकले। लेकिन नेक्स्ट पे निकल जाता है एडल्ट एरिया में जहाँ पर कि एंटरटेनमेंट एरिया होती है और सोच रहा होता है इधर की साइड पर ही जरूर लियोन आया होगा। वहाँ पर काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं जो कि कैट्स टाइप क्लॉथ्स पहने होते हैं। अचानक से एक सेक्शन दिखता है कैट्स का, सोचने लगता है लियोन वहीं होगा क्योंकि उसको कैट बहुत पसंद है। तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे देखता है कि लियोन कैट के साथ में खेल रहा होता है, जहाँ सारी सिचुएशन बता देता है एरिक के बारे में कि एरिक भी यहाँ पर है। इस पर लियोन कहता है कोई भी फाइट मत करना, बस चुप कर रहना ही ठीक है। इतने दिखाते एरिक जो जब जा रहा होता है तो तुरंत ही वहाँ से वे लोग छुप कर भाग जाते हैं। इस तरह से वे लोग एक जगह आ जाते हैं जहाँ पर दोनों बैठे ही होते हैं और यहाँ पर उसकी एक्सकेलिबर होती है वह हाँ डाउन हो चुकी होती है। लेकिन अचानक उसकी पूरी बॉडी होती है गोल्डन ग्लो करने लगती है। वह कहता है कि ये क्या हो रहा है, वह कहता मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जब जा रहे होते हैं रास्ते में तो सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट वे लोग अपने रूम पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि
लियोन पूछता है कि अब तुम इस गोल्डन लाइट का क्या करने वाली हो, तो वह कहता है ऑफ कोर्स ये सब मैं कल सोचूंगा, अभी मेरे लिए सोना जरूरी है इसलिए सो जाता है। लेकिन लियोन को उस लाइट के जैसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वह पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी भर ऐसे ही बॉडी चमकती रही और लाइट रहे तो तुम क्या करोगे। वह कहता है ऑफ कोर्स ना मुझे कोई जॉब मिलेगी, ना ही मुझे कोई पसंद करेगा, मैं एक चलता फिरता एक बल्ब दिखूंगा, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी। वह कहता है वो ऐसा है क्या, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। नेक्स्ट डे फिर से बात लेने के लिए गया होता है, लेकिन हॉस्पिटल में क्या देखता है, उसके पास में एरिक होता है जिसको उसने देखा ही नहीं होता है पहले से। और अभी एरिक गुस्से में होता है इसलिए उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जिस तरह से उसकी बॉडी ग्लो हो रही होती है, एरिक कहता है कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में, तुम इतने चमक क्यों रही हो। वह कहता है रुक जाओ, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और यहाँ पर हमें फाइट करना भी ठीक नहीं है। लेकिन वो उसकी एक्सकैलिबर को देखता है तो वह कहता है क्या तुम मेरा मजाक बनाना चाह रहे हो, इस तरह से अभी कभी हम फाइट करते हैं। लेकिन वह कहता है नहीं तुम थोड़े ठहर जाओ, तुम्हें पता है इस तरह से हम फाइट करेंगे तो यहाँ पर ये सब ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो ऑनर है उसकी भी काफ़ी बेइज्जती होगी और उसका ऑनर खराब होगा। तो इसीलिए वे लोग कपड़े पहनने चले जाते हैं और क्लॉथ पहनकर फाइट के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कौन कहता है एरिक सच में एक ऑनेबल बंदा है, इसलिए तुरंत ही एक रूम को लेकर उसको वहीं पर ढेर कर देता है और वहां से वे लोग स्केप कर चुके होते हैं। नेक्स्ट जब वे लोग जा रहे होते हैं तो पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसने अपने आप को कपड़े से बांध रखा होता है। लेकिन इस वजह से वो और भी ज़्यादा लोगों के नज़रों में आ रहा होता है। वह कहता है क्या सच में ऐसा मुझे ठीक है, अब तो और भी ज़्यादा मुझे नोटिस कर रहे हैं लोग और मैं एक असैसिन ज़्यादा लग रहा हूँ। नेक्स्ट वे लोग टाउन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि खाना वगैरह खा रहे होते हैं। लेकिन बेचारा कौन एक जगह बैठकर बस ड्रिंक कर सकता है और देखता रह सकता है, क्योंकि यदि वह अपने मुंह को खोलेगा खाना खाने के लिए तो अचानक से लाइट चमकने लगेगी। तो सोचती हैं कि उसको अलग जगह पर छुपा कर खाना ही खिलाना ठीक है। लेकिन वो एक रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कोई नहीं सुनती है, इग्नोर मारते हैं तो अपनी पट्टियों को खोलने लगता है, इसलिए तुरंत ही वो मान लेते हैं। नेक्स्ट बिलो जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो काफ़ी सारे ब्लेजर रोक लेते हैं और कहते हैं आखिर इस बंदे के साथ में दिक्कत क्या है, हमें देखने हैं। लेकिन बिलो कहते हैं कि उसकी पूरी बॉडी जल गई है इसीलिए हमने ये बांध रखी हैं। अचानक कुछ लोग पट्टियाँ पकड़ लेते हैं जिस वजह से पूरी तरह से उसकी बॉडी रिवील हो जाती है जो कि गोल्डन चमक रही होती है। सारे लोग तुरंत ही घुटनों पर आकर उसको एक गॉड बुला रहे होते हैं और तभी यहाँ पर उनका लीडर आता है यानी ब्लेड चीफ और कहता है हमारी पहले की कहानियों में बताया गया है कि ये गॉड आएंगे जो कि पूरी तरह से गोल्डनली चमक रहे होंगे। मैं कहता ऑफ कोर्स वह आकाश से आया है। नेक्स्ट उसको काफ़ी सारा खाना खिलाया जाता है और गॉड की तरह उसको सर्व किया जाता है। लियोन कहता है कि यदि हमने सब सच्चाई बता दी लोगों को तो ठीक नहीं रहेगा और हमको यहाँ से भी जाने भी नहीं देंगे, इसलिए अभी जो चल रहा है वैसे ही चलने दो और अभी हम यहाँ से एस्केप करना ही सबसे अच्छा रहेगा। और वैसे भी लियोन के अंदर जो मैजिक पावर है वह ओवरफ्लो होने की वजह से उसकी बॉडी है वह इतनी ज़्यादा चमक रही है जो कि ओवर रिलीज कर रही है। नेक्स्ट यहाँ ब्लेड चीफ आता है जिसने बहुत सारे लोगों को बुला लिया होता है और गॉड के चमत्कार दिखाने के लिए कहता है। कौन तुरंत ही हाथ सामने तरफ करता है और लाइट रिलीज करता है, इससे बहुत सारी बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सब लोग मान लेते हैं कि वह गॉड है इसीलिए घुटनों पर आ जाते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ब्लेज का जो वाटर सोर्स खो चुका है, सूख गया हमारे ब्लेज, उसको प्लीज ठीक कर दो दोबारा से। तुरंत ही अपनी स्वाड को लेता है और हैमर में बदल के एक हेड करता है जिससे तुरंत ही वाटर सोर्स वापस आ जाता है और ब्लेज में पानी आ चुका होता है। प्रिंसेस कहती हैं कि तुम इस तरह से ज़्यादा खुश मत होना, एक बस तुक्का है और जो कि तुम्हारा ठीक बैठ गया है, इसलिए ज़्यादा कुछ मत करना जिससे तुम और प्रॉब्लम में फंस जाओगे। लेन भी बस यहाँ से जल्द जल्द वापस जाना चाहता है क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ ब्लेड चीप होता है वह और रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वह कुछ ज्ञान दे जो कि वर्ल्ड के बारे में हो, जिसके बारे में कुछ नॉनसेंस बोलने लगता है। लेकिन मरिया बाकी सारे लोग मिलकर उसको बस करेक्ट कर रहे होते हैं। इसी के साथ में वे और भी गॉड्स की बातों को सुनना चाहते हैं। जब यहाँ से जाने की बात करता है तब भी बहुत सारे लोग होते हैं डेली उसकी और बातों को सुनने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट डे भी सेम होता है, वह बस काफ़ी सारी नॉनसेंस को बोल देता है जिसको बस प्रिंसेस बाकी लोग बस ठीक करके बोलते हैं जो कि किसी काम की नहीं होती है। एक बंदा उसके साथ आर्ग्यू करने की कोशिश करता है तो वह कहता है क्या तुम एक नॉर्मल ह्यूमन होकर एक गॉड के खिलाफ जाओगे, उनसे आर्ग्यू करने की हिम्मत कर रहे हो। बेचारा बैठ जाता है जिसके साथ में बहुत सारे लोग उसको काफ़ी सारे टीचर्स देती हैं, काफ़ी सारी मेड्स उसके चारों तरफ लेती हैं और हाँ एक लाइफ हो तो ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पर अब लेन कहता है कि हम यहाँ से अब स्केप हो जाना चाहिए वरना ये तुम्हें एक्सपोज होगा तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। वह कहता है आपको उसमें लाइट चमक रही है तो तब तक मैं एक्सपोज कैसे होऊंगा। ब्लेड चीफ आता है और बताता है कि तुमको एक और स्पीच देनी होगी लोगों को और भी ज़्यादा करेक्ट करने के लिए। वह थोड़ा काम करता है और उसके बाद में वह खुद को कपड़े में लपेटने लगता है जिससे यहाँ से स्केप कर सके। लेकिन वह बंदा कहता है नहीं हम चाहते हैं कि तुम यहीं पर रहो। वह कहता है ऑफकोर्स मुझे और कॉन्टिनेंट्स में जाना होगा जहाँ पर कि मैं और लोगों को भी करेक्ट कर सकूँ। लेकिन वे लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि और कॉन्टिनेंट में यदि उसका चमत्कार होगा तो भी और पावरफुल बनेंगी और वे चाहते हैं कि यहाँ का करप्शन है वह दूर करे और लोगों को करेक्ट करे। तो वह ठीक है कहता है और सब लोगों के सामने जाकर कहता है कि वह एक टावर बनाए जो कि एक गॉड्स के लिए टावर होगा जिससे मेरी लाइट सब तक पहुंच पाएगी। वे लोग सेम करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो लैंड होता है वह एक स्ट्रक्चर बनाने लगता है किस तरह से टावर बनाया जाएगा क्योंकि मिलिट्री में वह एक सिविल इंजीनियर रह चुका होता है।
नेक्स्ट पूरा टावर का काम हो जाता है, बहुत सारी लेबर लगती है जिससे कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन जिसके साथ में सभी लोगों से बाय कहता है और अपनी लाइट को चमकाने लगता है। लियन कहता है कि और भी लाइट को चमकाए जिससे कि हमारा जो बलून है फूलेगा और हम यहाँ से स्केप कर पाएंगे। वे तुरंत ही स्केप कर जाते हैं और कौन कहता है बाय मैं बाद में जरूर आऊँगा। यहाँ पर प्ले चीफ कहता है कि हेवन से गॉड आए थे और हेवन में वापस लौट गए, इसीलिए अभी से हम उनकी जो भी शिक्षाएं हैं और जो भी उन्होंने सिखाया है उनके जो विश्वास है सब पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। नेक्स्ट आखिरकार वह टाइम आ चुका होता है जब कौन की लाइट खत्म हो जाती है, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और जिसकी वजह से उनका बलून होता है वह भी नीचे गिरने लगा होता है क्योंकि उसकी एनर्जी की वजह से ही वह उड़ रहा होता है अब तक। लेकिन वह कहते हैं सब लोग उसको और एनर्जी रिलीज करने के लिए पूरी मेहनत करें, लेकिन पूरी तरह से फील्ड रहते हैं और इसी वजह से उनका बलून नीचे गिर जाता है। इस तरह से काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं। इधर देखा था एरिक पे एक लेडी से मिलता है और वह लेडी कोई और नहीं वही होती है जो कि काफ़ी टाइम से छुप छुप कर कौन का पीछा कर रही थी और जो कि स्काई सिटी से होती है, इसका नाम होता है एल्मा। लेकिन नेट दिखाया था इधर ब्लू हेयर वाला बंदा होता है, वह सभी लोगों को आकर बताता है कि एरिक के वापस आने वाला आर्मी के अंदर अब ठीक हो चुका है इस चीज़ से। इसमें को सब लोग आर्ग्यू करने लगते हैं कि मैं बेस्ट उसका एडवाइजर बनूंगा, मैं बेस्ट उसके पास रहूंगा, लेकिन कोई भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं जाना चाहता है कि वह नहीं होगा। सब लोग उसके बस एडवाइजर उसके करीब रहना चाहते हैं। आर्ग्यू हो रही होती है। इधर दिखाया जाता है सब लोग सो चुके होते हैं कौन के ग्रुप से, जो पैट होता है वहाँ से सबको सोते हुए देखकर स्केप कर जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जा रहा होता है। इधर दिखाता है चारों एडवाइजर अब बहस कर रही होती हैं और इस वजह से उनमें लड़ने की सिचुएशन आ चुकी होती है। एक बंदा कहता है इस तरह से चुप हो जाओ, इस तरह से एरिक का नाम खराब मत करो, तो इस तरह से लड़का। लेकिन वे लोग कहते हैं आखिर तुम लोगों में ऐसा क्या है जो तुम अपने आप को एक बेस्ट समझ रहे हो एरिक के लिए। इनमें से ब्लैक हेयर वाला बंदा बताता है कि जब एरिक यहाँ पर नहीं था, ऑफ ड्यूटी था, तब वह अपनी आप को बहुत ट्रेनिंग की, हार्ड ट्रेनिंग की, वह यहाँ तक कि फाउंटेन्स के नीचे भी जाकर ट्रेनिंग की थी। तो इस बात पर लोग कहते हैं क्योंकि तुम मस्कुलेटिक की तुम्हारी बॉडी इसीलिए तुम ये सब ट्रेन कर रहे हो। वह कहता है हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी उसके पास एक किलिंग टेक्निक है जो उसने डेवलप की है, लेकिन कोई उसका भरोसा कहाँ करने वाला होता है। नेट दिखाता है एरिक जो कि एल्मा के साथ में ये जगह पर आया होता है एक ब्लैक स्मिथ के पास में, जहाँ पर कि आल्मा ने एक डिजाइन दी होती है, उस अकॉर्डिंग उसने एक वेपन बनवाया होता है जो कि एक स्वाड होती है, जिसको एल्मा कहती है कि भाई एक होली स्वाड है। लेकिन इधर दिखाया जाता है चालुओं में काफ़ी अच्छी बहस हो रही होती है। वेलेंटी पूछता है कि तुम क्या समझते हो अगर तुम अपने आप को कि तुम वर्दी हो एरिक के साथ में रहने की, तो बताने लगता है कि वह एक एनिमी के ग्रुप के अंदर गया था जहाँ पर कि वह उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और उनकी जान पर भी बना सकती थी। लेकिन असल में तो वे लोग एक बार टेरबैन में गए थे, लेकिन जहाँ पर कि किसी गर्ल ने भी उनको एक हाथ भी नहीं रखने दिया, इसी वजह से वह काफ़ी सिचुएशन हार्ड हो गई थी। उन लोगों ने ड्रिंक की और जिसके साथ में सब लोग कॉलेप्स हो गए। जिसके साथ में बेचारा बचा था तो रेड हेयर, और जिसके पास में इतना पैसा नहीं था कि जो भी बिल है उसको पे कर सके, इसीलिए एक रात उसने वहीं पर टेरबैन की जो हेड होती है उसके साथ रहा, जिसके साथ में ही वह अपनी सारी सिचुएशन को इस तरह से सुना रहा होता है कि वह कितना ज़्यादा हार्ड टाइम से गुजरा और कितना कुछ उसने बेस्ट किया है, इसी जैसे वह एरिक के साथ में रह सकता है उसके एडवाइजर के तौर पर। नेट दिखाया जाता है स्वाड का, जिसको होली स्वाड बुला रही होती है आल्मा, और जिसके अंदर एक क्रिस्टल को रखती है और उससे कहती है इस बार भी स्वाड को ना खो दे। बेचारा बहुत शर्मिंदा होता है। इधर दिखाया जाता है ब्लॉन्डी, वह भी इस चीज़ को जानती है क्योंकि रेड हेयर की वाइफ है, उसकी इस तरह से हरकतों की वजह से छोड़कर जा चुकी थी। और अभी जो ब्लॉन्डी होता है वह भी ड्रिंक करने के बाद एक गर्ल की तरह ज़्यादा बिहेव कर रहा होता है और कहता है कि एरिक को किसी एक पावरफुल बंदे की नहीं बल्कि लव की जरूरत है, इसलिए मैं उसके साथ रहूंगा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन किसी को नहीं पता है कि असलियत में वह ब्लॉन्डी एक गर्ल ही है जो कि मेंस की तरह रहती है और मैन बनकर रहती है लोगों के बीच में। लेकिन इस चीज़ से तुरंत ही ब्लू हेयर उसको किक मारता और कहता तुम जाग जाओ, क्योंकि एरिक के पास में भी उसकी एक फियोंसी है, तो तुम जैसे एक थर्ड व्हीलर आकर बस सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा और कुछ नहीं। ये बस सुनने के बाद तुरंत ही रेड हेयर वाले बंदे को एक टॉन्ट मारने लगती है कि उसकी वाइफ उसको छोड़कर जा चुकी है, इसीलिए वह इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन ब्लू हेयर वाला बंदा तुरंत ही ब्लैक हेयर वाले से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे, लेकिन वह तो पहले से ही सोच चुका होता है। दोनों लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ब्लू हेयर रोकने की कोशिश करता है, तो ब्लैक हेयर वाला बंदा भी जाग जाता है और कहता है ओह मैं भी देखना चाहता हूँ और मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ कि आखिर कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है और कौन सबसे ज़्यादा एरिक के पास रह सकता है। इसमें जो रूल्स होंगे वह ब्लू हेयर वाला बंदा ही डिसाइड करने वाला होता है। और अभी रात में भी लोग आ चुके होते हैं एक जगह पर जहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेन्स वगैरह होते हैं, काफ़ी खाली जगह होती है, जहाँ पर रेड हेयर कहता है हम लोग यहाँ पर ड्रैगन हंट करने के लिए आए हैं। ब्लू हेयर वाला बंदा कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना डैमेज देगा, जो भी उस ड्रैगन का सर को कट करेगा भाई विनर होगा। इसके साथ में ब्लैक हेयर वाला बंदा अटैक के लिए जाने लगता है। रेड हेयर वाला मौका देखकर तुरंत उसकी टेल को कट कर देता है। ब्लॉन्डी होता है वो उसकी गर्दन कट कर देता है। ब्लू हेयर वाला होता है उसके हॉर्न को कट कर देता है। जिसके साथ में आ जाता है उसका बड़ा भाई, और जो कि साथ में सभी लोगों को एक बार में ढेर कर देता है। जिसके साथ में एंट्री होती है एरिक की। एक अटैक के साथ में वो उसके बड़े भाई को खत्म कर देता है, यानी बड़ा ड्रैगन भी अब खत्म हो चुका होता है। और अब वह कहता है मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था जिस तरह से मैं अकेले ही कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए चला गया कौन के खिलाफ, और इसीलिए अब
अब 4 लोगों को अपने साथ में ले जाना चाहता है और साथ में मिलकर अब कौन को सामना करने वाला होता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कौन, जो कि अपने सभी लोगों के साथ में होता है और नाइट हो चुकी होती है, इसीलिए वे लोग खाना पूरा खत्म हो चुका होता है तो कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं तालाब से और उनको पका कर खा रहे होते हैं। कौन कहता है सच में किस तरह की जगह पर आ चुका हूँ, एक लग्जरी लाइफ जी रहा था मैं अपने यहाँ पर, जहाँ पर मैं आराम से खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे किस तरह से रफ जगह पर सोना पड़ता है, इसलिए से खाना डेली पकड़ कर खाना पड़ता है। इस बात सुनकर लोग कहते हैं कल हम एक टाउन में पास के पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट डे लोग टाउन में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर देखते हैं कौन आज काफ़ी ज़्यादा शांत दिख रहा होता है, क्योंकि सुबह सुबह मेहनत करके उसने लकड़ी का एक गेम कंट्रोलर बनाया होता है और इसी वजह से वो उसमें ज़्यादा खोया होता है। नेक्स्ट वे लोग आ चुके होते हैं जगह पर ठहरने के लिए, जहाँ पर कि लियोन जैसी जाता है चेक करने के लिए कौन के लिए, तो वह कंट्रोल को ले लेता है हाथ में और दीवार की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रहा होता है, स्नैक्स मांगा वगैरह। ये बस सुनकर भी शॉक्ड जाते हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है। प्रिंसेस भी कहती हैं आखिर कौन के साथ में दिक्कत क्या है, लगता है कि वह पागल हो चुका है, लेकिन अभी वह उसको डील करना चाहते हैं, इसीलिए जो स्नैक्स के बारे में बात कर रहा था उसको वह भी बनाना चाहते हैं जिससे कि वह ठीक हो सके। लेकिन सारे इंग्रेडिएंट नहीं पता होता है तो वह कौन से उसके बारे में पूछते हैं और इंग्रेडिएंट लेने के बाद उसे बनाते हैं, ट्राई करते हैं, जिसके साथ में वह फिर से उसके पास जाती हैं तो वह कुछ हैमबर्गर बता रहा होता है कि उसे चाहिए खाने के लिए। मरिया से कहता है लाकर देने के लिए उसके लिए, तो मरिया पूछती है ठीक है, लेकिन उसके पास में कोई पता नहीं होता किस तरह का इंग्रेडिएंट बनने वाला है। अब वे पहले से चिप्स वगैरह बनाकर दे चुकी होती हैं, तो अब वह हैमबर्गर भी बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट ले लेते हैं। अब पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली होती है, लेकिन प्रिंसेस आज के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार होती हैं कौन के ऊपर भी, उसे ठीक करने के लिए काफ़ी सारा सामान खरीदते हैं जिसके साथ हैमबर्गर तैयार करती हैं और वे लेकर आ चुकी होती हैं कौन के पास में। कौन ही देखकर शॉक्ड जाता है और जब वह पहली बार उसको बाइट करता है तो उसको अब घर जैसी फील आती है। वह सोचता है उसे और भी चाहिए, तुरंत ही पहुंच जाता है किचन में, जहाँ पर जब वह देखता है किचन को तो एक लेबोरेटरी ज़्यादा लग रही होती है जिसमें लग रहा होता है कि मॉन्स्टर्स के ऊपर रिसर्च चल रही है। इसलिए डर जाता है, वापस आ जाता है अपने रूम में और आकर और देखने लगता है दीवार पर जहाँ पर उसने एक टीवी जैसी चीज़ बना रखी होती है। सब लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, आखिर अब ऐसा क्या है जो हमें उसको ठीक करने के लिए चाहिए, मतलब इस तरह से लग तो नहीं रहा कि खाने में कोई कमी थी, शायद उसको मांगा वगैरह चाहिए। तो उसको यार में उसे नहीं पता होता क्या होता है, इसीलिए वे एक एडल्ट मैगजीन लाकर उसको दे देती है, जिसको जब वह पढ़ता है तो तुरंत ही उसको नोज ब्लीडिंग होने लगती है और अपनी आंखों को कवर कर लेता है और फिर से अपनी गेम में लग जाता है, इमेजिनरी गेम खेलने में। नेक्स्ट ये सब सिचुएशन को देखने के बाद लियोन कहता है तो ठीक है तुम मेरे साथ में आओ, कि कहीं भी उसे घुमाने ले जाना चाहता है जो कि एक कसीनो होता है। लेकिन वे लोग कसीनो में अपस्टेयर नहीं जाने वाले होते हैं बल्कि ग्राउंड स्टेयर यानी अंडरग्राउंड जाने वाले होते हैं, जहाँ पर एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग अरीना होता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि अब तक जो चैंपियन होता है वो एक चेंसा मैन होता है। इसे लियोन कौन के पास आता है और कहता है कि लो टिकट्स, लेकिन तुम इसमें बैट नहीं कर सकते। कौन पूछता आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता। नेक्स्ट दिखाया जाता है चैंपियन के पास एक बंदा होता है और डायरेक्ट एक बंदा अनाउंस करता है कि अभी जो नेक्स्ट फाइटर आने वाला है वह कौन है। वह कहता है कि अब मैं। उसके सामने 3 मस्कुलर बंदे होते हैं और जहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है इधर एक बंदा बताता है चैंपियन के लिए कि सेमीफाइनल वाला बंदा फाइट करने के लिए आ चुका है। तीनों लोग होते हैं एक बार में अटैक कर देते हैं कौन के ऊपर, लेकिन जंप करके एक तरफ हो जाता है जिससे तीनों ढेर हो जाती हैं। एक बचा होता है उसको वह ढेर कर देता है, इसमें 2 पहले मर चुके हैं, एक वो मार देता है, यानी अब फाइनल में पहुंच चुका है। और यहाँ पर एक जो बंदा होता है वो फाइनलिस्ट से बताता है कि हम लोग इस तरह से एक बच्चे को हल्के में नहीं ले सकते। नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, पर कौन का सामना करने वाला होता है चेंसा मैन, लेकिन कौन कहता है कि उसके हाथ में चेंसा है, उसका कुछ करो, आखिर ये कैसे लीगल हो सकता है। तो ऑफकोर्स भी कहते हैं तुम्हारे पास एक स्वार्ड है तो ये बराबर ही है, तुम स्वार्ड का यूज करो ना। लेकिन वह बस वहां से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि एक बार अटैक हुआ तो वह खत्म समझो। लियोन कहता है कि इस तरह से वह ठीक से फाइट करे जैसे उसने एरिक से फाइट की थी, लेकिन उसे थोड़ा अलग लग रहा होता है। लेकिन भाग भाग कर एक कॉर्नर हो जाती है जगह पर, यहाँ पर अपनी स्वार्ड को निकालता है और आखिरकार मौका मिलता है तो उसको पीछे हटा देता है, जिसके साथ ही बांस में तुरंत ही भाग जाता है। सारी ऑडियंस बहुत गुस्से में होती है। जब घर आता है तो लोगों से शिकायत करने लगता है और कहता है तुम्हें पता भी है मैं बस एक होम सिक हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम था, थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, तुम लोग मुझे अब पैसे कमाने के लिए यूज करना चाहते हो, मुझे इस तरह से फाइट करके बस तुम मुझसे पैसे कमाना चाहती हो, सच में बहुत बुरा है। नेक्स्ट कुछ दिन बाद कौन और बाकी सबका ग्रुप होता है, एक अबांडन कैसल को देख लेते हैं जिसके अंदर ये आज रात बिताते हैं। सुबह के टाइम जब जा रहे होते हैं तो कौन काफी शिकायत कर रहा होता है कि इस तरह से रफ जगह पर लेट कर उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से एक कैनन से अटैक होता है जिसको लियोन देख लेता है और तुरंत ही सबको लेकर जंप कर देता है। अब एरिक होता है जो कि कौन का सामना करने के लिए आया होता है और बाकी सब फाइट करने में लग जाते हैं। एरिक होता है अटैक करने जाने लगता है कौन पर, लेकिन मरिया भी अटैक करती है। लेकिन जैसे कौन के साथ उसका अटैक होता है टकराता है
तुरंत ही पूरी क्लिप कोलैप्स हो जाती है और जिसकी वजह से पूरी पार्टी नीचे गिर जाती है। लियान भी जंप कर देता है उनको गिरते हुए देखकर। नीचे देखते हैं प्रिंसेस ठीक है, पता चलता है मरिया गायब है, लेकिन उनकी तरफ से भी एक ब्लैक हेयर वाला बंदा नीचे गिर चुका होता है। इधर मरिया को उन लोगों ने कैप्चर कर रखा होता है। उससे जो भी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे होते हैं, एक इडियट की तरह उनके सामने व्यवहार कर रही होती है, इसीलिए उनको फोर्सफुली उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालना नामुमकिन हो रहा होता है। इधर ब्लैक हेयर का भी सेम हिसाब होता है, वह भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। यहाँ तक कि प्रिंसेस काफी सारी किकी मार रही होती है, लेकिन कौन कहता है इस तरह से मस्कुलिस्ट पर तुम्हारी ये पावर कुछ काम की नहीं है। इधर दिखाया जाता है मरिया जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे होते हैं वह बस सिली गर्ल की तरह बिहेव कर रही होती है। एरिक को कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है ठीक से। यहाँ पर कौन होता है जिसके पास एक नया प्लान होता है और वो पूछता है वैसे एरिक के अलावा कोई और भी है जो कि तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वह कहता है ऑफ कोर्स वह केवल एरिक से ही हारा, बाकी सब बिल्कुल इडियट्स हैं, जिनमें एक वुमनाइजर है, एक एल्कोहलिस्ट है और बाकी सभी इन्फॉर्मेशन दे देता है जो कि बाकी सब की वीकनेसेस होती हैं। इस बात से कौन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि कैनन के बारे में उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाया होता उस ब्लैक हेयर वाले बंदे से, लेकिन फिर भी उसके पास एक और प्लान होता है जिससे कि वह आगे बढ़ सकते हैं। इधर दिखाया था मरिया, वहीं पर एक बंदा आता है सोल्जर और बताता है कि उन्हें जंगल के अंदर ब्लैक हेयर वाला बंदा बंधा हुआ मिला है जिसके साथ एक नोट भी है, जिस नोट में लिखा होता है कौन ने कि चलो तो हम आ जाओ एक साथ में हेड टू हेड करके डायरेक्टली इस मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए वह भी मरिया को तुरंत आजाद कर देता है और कहता है ठीक है तुम अब यहाँ से जा सकती हो। मरिया समझ जाती है वह भी उसकी तरह यानी एक ऑनर वाला बंदा है जो कि अपने ऑनर के लिए उसे छूट रहा है, ब्लैक हेयर वाला बंदा छोड़ दिया इसी जैसे। नेक्स्ट वह वापस आ जाती है और मिली होती हैं उसी अबाउंडन कैसल के अंदर, जहां पर कि कौन कहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि एरिक का भी ग्रुप यहाँ पर आ रहा होता है जिसके लिए उसको वेलकम की कुछ तैयारी भी तो करनी है ना, इसीलिए चलो। नेक्स्ट कुछ टाइम की बात होती है, एरिक भी यहाँ पर आ जाता है एक बड़ी से कैनन को लेकर, सारे सोल्जर्स को लेकर अंदर चला जाता है कैसल में। यहाँ पर एक एरो ड्रॉ होता है जिसको फॉलो करते एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर कि एक एक्सरसाइज चेयर होती है। जो ब्लैक हेयर वाला बंदा होता है मस्कुलिस्ट तो तुरंत ही उस पर एक्सरसाइज करने बैठा ही होता है, उसके पैर क्रश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एक ट्रैप होता है। आगे तरफ एरो से जाते हैं जहाँ पर एक एडल्ट मैगजीन होती है और सबको पता होता है कि सामने अब एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी रेड हेयर वाला बंदा होता है जाने लगता है उस मैगजीन को लेने के लिए। मैगजीन उठाता है तुरंत एक ट्रैप एक्टिवेट होता है और वहां से वह बच जाता है। कहता कितना आसान था, अचानक से उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आयरन पॉट गिरता है जिससे वह ढेर हो जाता है। नेक्स्ट आगे तरफ और जाते हैं यहाँ पर एक और ट्रैप होता है, काफी सारी बाइन रखी होती है। सब लोगों को पता होता है ये ट्रैप है, लेकिन ब्लॉन्डी फिर भी जाने लगता है बाइन को पीने के लिए, लेकिन सब लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस तरह से एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सब लोग तैयार होते हैं फाइट के लिए। लेकिन अचानक से ऊपर की साइड से काफी सारे लिक्विड गिरता है जिससे सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है, जिसके साथ में ग्राउंड टूटता है और वो लोग नीचे आकर गिरे होते हैं। अब एरिक गुस्से में चिल्लाता है एकदम फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ सामने, इस तरह से क्या ट्रैप बिछा रहे हो। इस पर सामने खड़ा होता है कौन और कहता है एक कदम भी आगे मत बढ़ना वरना पूरा रूम ही ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन इस बात एरिक नहीं सुनता है और तुरंत ही 108 से पावरफुल अटैक करता है जिसके साथ में वह प्रिंसेस और कौन दोनों को जलाकर राख कर देता है, सब डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से वह चला जाता है क्योंकि इस अटैक के साथ में कोई भी नहीं बचने वाला होता है। इधर दिखाता है बेचारा पैट, वह भी समझ जाता है कि वे लोग मारे जा चुके हैं इसलिए वहां से वापस चला जाता है। लेकिन इधर दिखाया जाता है मरिया और लियोन दोनों लोग बचे होते हैं, लेकिन एरिक के कुछ साथी होती हैं जो कि अभी नजर रख रहे होती हैं मरिया और लियोन के ऊपर कि शायद कुछ सस्पिशियस तो नहीं है। वे लोग वहाँ से आ जाती हैं एक टाउन के अंदर जहाँ पर वे एक इन के अंदर रहना स्टार्ट करते हैं रेंट पर, जहाँ पर पास में ही रूम ले लेते हैं ब्लॉन्डी और रेड हेयर वाला बंदा जिससे उन पर नजर रख सकें, क्योंकि इस तरह से कौन काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी मुसीबत बन रहा था और इस तरह से आसानी से मर गया जो कि उन लोगों के लिए इतना पच नहीं रहा होता है। और वैसे भी रेड हेड वाला बंदा होता है एक बूमना जा रहा है इसीलिए उस पर ब्लॉन्डी होता है नजर रख रहा होता है जिससे कि वे ठीक से काम कर सकें। सामने से नजर रख रही होती हैं और देखते हैं कि दोनों लोग आराम से सुबह के टाइम पर अपने टी वगैरह पी रहे होते हैं और काफ़ी अधिक काम होते हैं, कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं दिख रही होती है। रेड हेयर वाला बंदा कहता है कि हम घूमने चले, लेकिन ब्लॉन्डी तुरंत ही मना कर देता है। तुरंत ही देखती हैं तो वे दोनों लोग होती हैं अब इनसे बाहर निकल आते हैं, दोनों लोग उनका पीछा करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मरिया और लियोन दोनों अलग अलग जगह चले जाते हैं इसीलिए वे लोग भी एक एक का पीछा करना स्टार्ट करते हैं। इधर लियान होता है जो कि एक कॉफी शॉप में आता है और कॉफी ड्रिंक करने के बाद एक बंदी से मिलता है जिसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है पैसों के साथ में। इधर बेबंदा होता है वहाँ से अलग चला जाता है और लियोन अलग चला जाता है, तो जो रेड हेड होता है वह लियोन के बजाय उस न्यू बंदे का पीछा करता है जो कि वहाँ से ग्रेवयार्ड की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर कि बंदा गायब हो जाता है। नेक्स्ट वापस आते हैं तो ब्लॉन्डी कहता है वे लोग वापस आ चुके हैं, लेकिन ब्लॉन्डी जब पता चलता है कि रेड हेड है लियोन को खो चुका था अपने टारगेट को, तो इसलिए उसको वो बहुत अच्छे से सुनाता है। लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा ही बोर हो गया होता है क्योंकि उनका सबसे अच्छा जो एनिमी था वह हार चुका है और अब सच में कुछ भी नहीं उनके लिए काम करने के लिए चैलेंजिंग है। सोच रहे होते हैं शायद एरिक के साथ में भी सेम ही होगा, लेकिन इधर एरिक जब वह अपने टेंट में आता है तो जोर जोर से हंसने लगा होता है पागलों की तरह, शायद किसी चीज़ पर वह कुछ ज़्यादा ही खुश होता है।
है। और इसी तरह से नज़र रखते हुए अभी तीसरा दिन हो चुका होता है जहाँ पर कि वे बहुत ज़्यादा बोर होते जा रहे होते हैं, क्योंकि मरिया और लियोन की तरफ से कोई भी सस्पिशियस चीज़ देखने को नहीं मिल रही होती, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। इस तरह से वो बहुत बोर हो चुके होते हैं। रेड हेड कहता है तो क्यों ना हमें उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जो कि हमने पहले देखा था। जब रेड हेड उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया होता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो सोचता है पहले वाले तरीका अच्छा था नज़र रखने का। लेकिन जिसके साथ में अपनी पुरानी लाइफ में खो जाता है, गर्ल्स के पास जाता है, ड्रिंक करता है जब तक कि ड्रंक नहीं हो जाता है। इस तरह से दिन फोर्थ होता है जहाँ पर कि ये ब्लॉन्डी उसको किक मारता है और कहता है आज तुम इस रूम से बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं हो। वे लोग नज़र रख रहे होते हैं लेकिन कोई भी सस्पिशियस चीज़ नहीं दिख रही होती है। तुरंत ही देखते हैं कि मरिया वहाँ से बाहर जा रही होती है तो रेड हेड उसका पीछा करता है और जो कि एक बार में आई होती है। तो अब फाइनल टाइम आ चुका होता है कि कौन और प्रिंसेस से वह मिलने वाली होती है, लेकिन नहीं, वह तो यहाँ पर आकर बस कुछ ड्रिंक करती है। तो रेड हेड भी ड्रिंक करना स्टार्ट करता है। वह तो पहले से ही एक काफ़ी अच्छा ड्रिंकर है, लेकिन पीते रहते हैं और पीते रहते हैं, जिसके साथ में वह खुद ड्रंक हो जाता है। लेकिन मरिया को कोई साइन नहीं दिख रहा होता है कि वह अभी ड्रंक होने वाली है। रेड हेड तुरंत ही उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहते इस तरह से वह गन को ना निकाले क्योंकि मैं यहाँ पर कोई फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तो वह कहती है वैसे तुम इस तरह से मेरा पीछा कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं मुझ पर नज़र रखने की, क्योंकि पहले से भी दोनों लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए हम लोग बस इस तरह से अपना जो कर सकते हैं वो नॉर्मली कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपना कोई मिशन रहा है ना ही कुछ करने के लिए रहा है, इसलिए अपनी लाइफ को बस ऐसे ही बिता रहे हैं। और जिसके के साथ में वो उसको एक पंच मारती है और कहती है तुम्हारे जैसे तुम लोगों ने कौन को प्रिंसेस को मार दिया। गुस्सा उतार कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट रेड हेड वापस आता है ब्लॉन्डी के पास और कहता है सारी चीज़ों को पैकअप कर लो। वह कहता है आखिर पैकअप करना क्यों कर रहे हो पैकअप। वह कहता है ऑफकोर्स वे लोग उन पर नज़र रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अचानक से याद आता है अरे मरिया को पता था कि हम उस पर नज़र रख रहे हैं। तो उन्हें चेक करते हैं तो पता चलता है दोनों लोग होते हैं अंदर से गायब हो चुके होते हैं रूम में से। तुरंत ही बाहर तरफ जाती हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन तभी रेड हेड को याद आता है कि लियान किस तरह से एक बंदी से बात कर रहा था और वह बंदा ग्रेवयार्ड की तरफ गया था, यहाँ पर फ्यूनल वगैरह होता है, इसलिए पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि पता चलता है मरिया और लियान दोनों लोग होते हैं, दो लोगों को फ्यूनल रख रहे होते हैं, इसलिए उनको पूरा भरोसा हो चुका होता है कि कौन और प्रिंसेस है वो मारी जा चुकी हैं, इसलिए पूरी तरह से पीछा करना छोड़ देते हैं और वे दोनों लोग होते हैं वहाँ से अब जा चुके होते हैं। लेकिन क्या सच में कौन और प्रिंसेस मारी जा चुकी होती हैं? लेकिन नेक्स्ट डे दिखाया जाता है गर्ल के बारे में, मिरांडा, जो कि काफ़ी चेयरफुल गर्ल होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही होती है। हाँ, दिख रही होती है। अपनी माँ के पास जाती है, उनका गला ही घोट देती है और कहती है माँ तुम्हें पता है मेरे जो बाल है ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगते हैं, मुझे लगता है कि लोग इसको देखकर बहुत ज़्यादा ही बुरा महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा ही बुरे लगते हैं। लेकिन उसके मदर और फादर बताते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वे काफ़ी अच्छी हैं, तुम पर काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। लेकिन वे कहते ठीक है तो फिर मैं ग्रैंड माँ के पास जा रही हूँ। उसकी माँ रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन उसके फादर उसे ही रोक देते हैं। अब कोई फायदा नहीं कुछ कहने से। अब वह वहाँ से जा चुकी होती है लेकिन सारे जो आसपास के नेबर्स होते हैं, पड़ोसी, उसको देखकर ही डरकर घर के अंदर चले जाते हैं। इधर कौन का जो प्लान होता है वह सक्सेसफुल रहा होता है क्योंकि उसने वहाँ पर खुद को और मेरे प्रिंसेस को बचाने के लिए एक मिरर का यूज किया होता है, जिससे जब अटैक आया था तो मिरर से ही वह डिफ्लेक्ट होकर वहाँ पर खत्म हो गया, तो पता ही नहीं चला कि वहाँ पर वे लोग मरे हैं। और इस तरह से उन्होंने एरिक के लोगों से और एक से भी पीछा छुड़ा लिया, पीसफुली वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन दिखाया था कौन के पेट में दर्द होने लगा होता है। बैग कहता है मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है, उल्टा सीधा, जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा हो पेट में, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए अब बैग डॉक्टर के पास जाना चाहता है चेकअप कराने के लिए, दवाई लेने के लिए। इधर दिखाया जाता है मिरांडा जो कि ग्रैंड माँ के पास आई होती है, उनको कुछ खाने के लिए मुंह में ठूंस देती है और कहती है कि मैं सफाई कर देती हूँ ग्रैंड माँ, जिससे कोई बारिश वगैरह यहाँ पर ना फैले, मतलब आप बीमारी आप ठीक जल्दी से जल्दी हो जाए। वे बेचारी पानी लेने की कोशिश कर रही होती हैं लेकिन एक ब्रूम आकर लगती है जिससे बेचारी वहीं ढेर हो जाती हैं। वहाँ से जल्दबाजी जब भागती जा रही होती है तो कौन के ग्रुप से टकरा जाती है और सोचने लगती है, कौन को देखती है अचानक से ही वो लगता है मेरा पेरेंट्स मुझे मिल गया है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो उसे पता चलता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, मतलब उसको टर्मिनल इलनेस है, यानी जल्दी पे मारा जाने वाला है बीमारी की वजह से। और मेरी लॉन्ग चलती आई लव स्टोरी है इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट टर्म में खत्म होने वाली है। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। शायद कौन है जो कि अपनी लाइफ के लिए पूरी तरह से उदास हो चुका है, इसलिए उसको एक स्लैप मारूंगी तो वो अपनी सेंसेस में वापस आएगा और इस दुनिया से इतनी जल्दी उदास नहीं होगा। इसलिए जाकर स्पीड से उस पर पंचेस की बारिश करना ऐसी स्टार्ट करती जैसे कि कोई अपने दुश्मन को भी ना मारे, और जिसके बाद भाग जाती शर्माती ये सोचकर कि सच में अब वह अपनी लाइफ से जल्दी हार नहीं मानेगा। बेचारा आ चुका होता है लेकिन बेचारा कौन जब पूर्ते से पिटने के बाद घर आया होता है तो कहता है किसी से एक लड़की ने उसी मारा भी मतलब में, लेकिन उसका मजाक बनाया जा रहा होता है, तुमने जरूर किसी को छेड़ा होगा इसीलिए तुम इतने से पिटे हो। वह कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। इस बार मरिया खुद जा रही होती है उसके साथ में डॉक्टर के पास, जिससे कि वह ठीक रहे और सब कुछ पता चले कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन ये सब मिरांडा जब दूर से देख रही होती है तो सोचती है कि शायद वो उसकी फीलिंग को धोखा दे रहा है और अब वह किसी और गर्ल के साथ में घूम रहा है, वो उसको नहीं छोड़ेगी और तुरंत ही स्वाड से अटैक करने जाने लगती है।
लकीली बेचारा उस स्वार से डॉज कर लेता है, लेकिन जब पीछे गिरने लगती है तो उसको तुरंत ही पकड़ लेता है। लेकिन दिखाया था मरिया भी उसको जब देख रही होती है इस तरह से, तो उसको तुरंत ही मिरांडा देखती है और सोचती शायद उनके बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए फिर पिंच मार के उसको भाग जाती है। फिर डॉक्टर के पास चेक कराने आते हैं तो पता चलता है बस एक नॉर्मल सी फूड पॉइजनिंग है, यानी थोड़ा सा खाने की वजह से दिक्कत है। फिर लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मिरांडा सोचने लगती है कि शायद वह कुछ ज़्यादा ही कर रही है और उसने इस तरह से उसको मारा, ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस तरह से वह उसको छोड़कर किसी और के साथ अपनी हैप्पीनेस देखना चाहता है, लेकिन तुरंत ही जाकर उसके पैर को बांध लेती है और कहती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन बेचारा समझ ही नहीं पा रहा होता कि वह कहना क्या चाहती है। तुरंत ही दूसरी तरफ शर्मा अगर खड़ी हो जाती है घूमकर, जैसे कि अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन वह तो बस वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तुरंत ही एक नाइफ फेंकती है और उसे पकड़ लेती है, भागने से रोकती हुई कहती है मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहती हूँ। इसके साथ में पूरा ग्रुप आ चुका होता है और यहाँ पर दोनों के बीच डुअल होने वाला होता है। वह फाइट करना स्टार्ट करती है और कहती है कि हमारी बहुत लॉन्ग टाइम से एक लव स्टोरी चलती आ रही है, मैं दोबारा से उसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इसी इस तरह से अटैक करती जा रही होती है। ये देखकर तो अब मरिया को भी शक होने लगा होता है। वह कहता है अरे नहीं, मैं तो इस गर्ल को जानता भी नहीं हूँ, बेवकूफ़ पागल गर्ल है कौन जो मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन वह और ज़्यादा स्पीड से अटैक करती जा रही थी और बेलिंग होकर वह बेचारा हार मान लेता है और इस पर वह गिव अप कर देती है कि इस तरह से बिग लिंग मेरा लवर कैसे हो सकता है। नेट दिखाया था लियोन जो कि आया होता है एक शिप के पास में और उसको रेंट पर लेना चाहता है, लेकिन वह बंदा को ज़्यादा ही चार्ज कर रहा होता है, इसलिए ओवर चार्ज की वजह से गुस्से में आता है और वह मना कर देता है उस बोट को रेंट पर लेने के लिए। वापस आ जाता है। कौन कहता है कि तुम्हारे पास में उस पूरी बोट को रेंट लेने के पैसे हैं, तो आखिर तुमने उसको रेंट पर क्यों नहीं लिया। तो वह कहता है ऑफ कोर्स मैं इस तरह से ओवर चार्ज तो नहीं देने वाला हूँ, चाहे मैं और वेट कर लूँ। इस तरह से जाती रहती हैं शिप्स और वे सोचते हैं इसके जाए तो हम अराउंडली घूम कर जा सकते हैं। लेकिन कहता है शॉर्टली रास्ता कौन सा होगा। मरिया बताती है यदि हम सी द्वारा जाएंगे तो 3 दिन का बस शॉर्ट हो जाएगा, वो ग्राउंड से घूम कर जाएंगे तो 3 दिन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वैसे ग्राउंड से जाएंगे तो काफ़ी नई चीज़ें और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसी सब लोग फैसला करते हैं कि ठीक है हम ग्राउंड से ही घूम कर जाएंगे, जो कि थोड़ा एक अच्छा एडवेंचर भी रहा होगा। तो इसीलिए 1 घंटे बाद हम लोग यहीं पर आकर मिलेंगे और सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की हैं वह खरीद लो। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कौन को तो पहले वॉशरूम जाना होता है। कौन वॉशरूम तरफ जा रहा होता है, लेकिन एक रेड हेयर वाला बंदा तुरंत ही उसको रास्ते में मिल जाते हैं एरिक का साथी, जो कि ड्रंक होता है, इसलिए सोचता है शायद उसने ऐसे पीने की वजह से दिखला होगा कि कौन देखा, शायद इल्यूजन होगा। लेकिन अचानक से एक आवाज़ आती है तो देखता है जो पैट होता है वह सारी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है कम्युनिकेशन डिवाइस द्वारा। तुरंत ही वह इसको पकड़ लेता है, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करता है कि उसने कुछ नहीं कहा, ना ही वो कुछ कहना जानता है। तो उसको वो बहुत जोर जोर से हराने लगता है, जिससे वो वॉमिट कर देता है कौन के ऊपर ही। कौन उसको दूसरा ले जाता है और अपने चेहरे को साफ करता है, लेकिन पास से ही ब्लैक हेड और ब्लू हेड दोनों लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता। इधर वह तुरंत ही उससे पूछना स्टार्ट करता है कि अगर बताना शुरू करोगे तुम क्या हो और तुम आखिर कैसे बोल रहे थे। लेकिन तब उसे नीचे से आवाज़ सुनाई देती है हे तुम्हारे जैसे मैंने वॉमिट कर दिया। अब उसका इल्यूजन पूरी तरह से दूर हो गया होता है कि अब तक सोच रहा था कि उसने मिस्टेक की थी, लेकिन सच में ये बंदा बोलना जानता है। उसको पूछता है अब तुम अपने बारे में असलियत बताना स्टार्ट करोगी, आखिर तुम क्या कर रहे, तुम्हारा मिशन क्या हो, तुम यहाँ पर कैसे मतलब हमारे साथ क्यों हो। लेकिन वह ये सब कहाँ बताने वाला होता है, वह गोल गोल बातों को घुमा रहा होता है कि वह कुछ ऐसा नहीं है, ना ही वह कुछ है, वह अपने साथ में, वह उसके साथ में है और कुछ नहीं। वह बस एक नॉर्मल बच्चा इस तरह से वह बदल गया है। वो भी एक स्टोरी सुनाने लगता है कि उसका जब जन्म हुआ था वह काफ़ी एक ब्यूटीफुल था, इसलिए वो बहुत बड़ी पार्टी भी रखी गई थी जहाँ पर कि एक बिच को नहीं बुलाया गया था, इसलिए गुस्से में आकर उसने उसको इस तरह से बना दिया। लेकिन इस चीज़ पर बिल्कुल ही उसे भरोसा नहीं होता है कि आखिर वह क्या कह रहा है। वह कहता है वो उसको बहुत टॉर्चर करने वाला है, इसलिए ठीक से बता दे। लेकिन फिर वह एक और स्टोरी बताने लगता है कि भाई काफ़ी देर ब्यूटीफुल बन गया था बड़ा होने के बाद, लेकिन जब खेल रहा था तो उसकी हेल्प करने के लिए एक फ्रॉग आया, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। तो रात में फ्रॉग फिर से उसके पास आया और फिर उसको किस करना चाहता था, इसलिए उसे पता था कि क्या होगा और उसने उसको तुरंत ही मना कर दिया। लेकिन इस तरह से कोई भी स्टोरी पर कहाँ भरोसा करने वाला होता है कौन। लेकिन वह कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, मैं एक गार्डियन हूँ जो कि तुम लोगों की हेल्प करने आया हूँ, तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछने या फिर तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मैं हूँ, एडवाइजर हूँ मैं। लेकिन कौन कहाँ भरोसा करने वाला होता है किसी चीज़ पर भी। एक नया दिखाया था एरिक एक और साथ थी जो कि ब्लॉन्डी हेयर वाला बंदा होता है, जो कि असली में एक बंदी होती है, भी एक रोमांटिक नोवेल के लिए पढ़ रही होती है और तभी उसकी नज़र जाती है एक गाड़ी के अंदर लियोन बैठा होता है। सोचती है अरे नहीं शायद एक इल्यूजन होगा, इसलिए छोड़ देती है। इधर दिखाया था कौन जो कि सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि पैट वो बोल सकता है, लेकिन कोई इसका भरोसा कहाँ करने वाला होता है। यहाँ तक कि वह पैट भी उसको और भी ज़्यादा अतंगाने के लिए और उसको इस तरह से तंग कर रहा होता है। लेकिन इस चीज़ पर वे लोग कहते हैं हम समझ गए तुम्हारी बीमारी शायद थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम तुमको कैपिटल जाने के बाद इलाज कराएंगे। तो इसीलिए अब कौन थोड़े अपने आप को बदलता है और कहता है ओ ठीक है
चलो मैं मान गया मैं थोड़ा सा गलत था, और तुरंत ही वह पेट को भी पेट करते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं गलत था, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी कमी है, मतलब शायद ये चाहता है कोई और स्क्वायरल हो। हाँ, मेरे ख्याल से इसको एक रैट या फिर एक स्क्वायरल ठीक रहेगी जो उसके लिए फीमेल ढूंढी जाए। तुरंत ही वो उसके चेहरे को जाकर गिलास पे दबा देता है जोर से। फिर तभी एक रैट को लेकर आता है जो कि पूरी तरह से छिला हुआ होता है। वे कहते ये वैसे उसके पार्टिसिपेंट के तौर पर ठीक रहेगी ना, लेकिन पैट तुरंत जाकर प्रिंसेस के सर पर बैठकर कहता है ये सच में एक रेडिकलस है, लेकिन इस पर कौन कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मेरे ख्याल से शायद मुझे पता चल गई, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन भी है। हाँ, ये सही रहेगा। तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि रुको, बस एक बार ही मुझे तुम्हें हिट करना, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें रेडिकल है, मुझे कोई भी कमी नहीं है, तो मुझ पर इस तरह से कोई भी दबाव नहीं डाल सकती, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। मैं बार बार ये सब कह रहा होता है, और अब आखिरकार सब लोग सुन रहे होते हैं कि इतने टाइम से बस ह्यूमन लैंग्वेज ही बोल रहा होता है। यहाँ तक कि इधर दिखाया था पास से निकल रहा होता एरिक, जो कि इस तरह से आवाज़ें सुनता और देखता है कौन को, तो सोचता कौन, वह तो मर चुका है ना, शायद मेरा कोई इल्यूजन है, इसलिए वो तुरंत ही इसको इग्नोर मार देता है, ऐसे कहकर जैसे कि उसने कुछ देखा ना सुना है कुछ। नेक्स्ट वे लोग पहुंच चुके होते हैं कैपिटल में, जहाँ पर कि वे एक पैलेस को देखते हैं जो कि मैजिक द्वारा मूव होता रहता है और कैपिटल में आसानी से जा सकता है। इसको देखने के बाद खुद शॉक्ड होते हैं, लेकिन दिखाया तो उस पैलेस के अंदर जहाँ पर कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होता है वह बताता है किंग को कि प्रिंसेस के बारे में उसे खबर मिली है कि उसको मार दिया गया है रेबल द्वारा। लेकिन इस बात पर किंग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे भरोसा है कि प्रिंसेस अभी भी जिंदा होंगी, क्योंकि उसका जो लक है काफ़ी अच्छा एक फॉर्चून है। नेक्स्ट वहाँ से किंग बस चला जाता है। नेक्स्ट इधर दिखाया जाता है मिनिस्टर, जो कि अब थोड़ा सा सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे कुछ लोगों को भेजना होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यदि रेबल्स की बात जो प्रिंसेस को मारने की गलत हुई तो मैं उनको नहीं छोड़ने वाला हूँ। नेट दिखाया जाता है पैलेस के बाहर, यानी कैपिटल में पहुंच चुके होते हैं कौन और बाकी लोग, तो अब लोगों को बस पैलेस में अंदर जाना होगा, जिसके लिए उन्हें एक रास्ता तय करना होगा, उसको क्लेम करके जाना होगा। इस पर मरिया बताती है नहीं, पैलेस में अंदर जाने के लिए एक लिफ्ट भी है जो कि सारे सामान को ऊपर ले आने के लिए काम करती है, इसलिए उससे भी जल्दी पहुंच जाते हैं। नेट जैसी वह अंदर एंट्री लेती है, यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड मैन दिखते हैं जो सारे के सारे देखकर लग रहा होता है कितने लालची हैं और बस इस थ्रोन को ही बस कब्जे में करना चाहते हैं। सामने जो किंग बैठे होते हैं वे नहीं पहचानते आखिर क्या मैटर चल रहा है, यानी वे अच्छे खासे एक भुलक्कड़ होते हैं, जब तक उनका पास वाला बंदा उनकी याद नहीं दिलाए क्या चल रहा है, तो तब तक मेरे ख्याल से वे किसी काम के भी नहीं है। तुरंत ही वे एक थ्रोन दे दी जाता है, यानी एक क्राउन जो कि प्रिंसेस के लिए होता है, एक स्वार्ड दे दी जाती है, और जिससे कि अब अपने फियांसे के साथ में मैरिज कर सके। मैरिज सेरेमनी के लिए सब तैयारी होती है, और अभी किंग उसको जाने के लिए कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास में जो कि बेस्ट की तरफ स्काई सिटी में जाना होगा, जिसके साथ में बताते हैं उसकी एक डेस्टिनी है जो कि आगे चल के, लेकिन वो कुछ बताएं उससे पहले ही उनकी पैंट गीली होने की वजह से वहाँ से उनको ये सब बात चीज़ को बीच में छोड़कर जाना पड़ता। गलत हुई तो मैं उनको नहीं छोड़ने वाला हूँ। नेट दिखाया जाता है पैलेस के बाहर, यानी कैपिटल में पहुंच चुके होते हैं कौन और बाकी लोग, तो अब लोगों को बस पैलेस में अंदर जाना होगा, जिसके लिए उन्हें एक रास्ता तय करना होगा, उसको क्लेम करके जाना होगा। इस पर मरिया बताती है नहीं, पैलेस में अंदर जाने के लिए एक लिफ्ट भी है जो कि सारे सामान को ऊपर ले आने के लिए काम करती है, इसलिए उससे भी जल्दी पहुंच जाते हैं। नेट जैसी वह अंदर एंट्री लेती है, यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड मैन दिखते हैं जो सारे के सारे देखकर लग रहा होता है कितने लालची हैं और बस इस थ्रोन को ही बस कब्जे में करना चाहते हैं। सामने जो किंग बैठे होते हैं वे नहीं पहचानते आखिर क्या मैटर चल रहा है, यानी वे अच्छे खासे एक भुलक्कड़ होते हैं, जब तक उनका पास वाला बंदा उनकी याद नहीं दिलाए क्या चल रहा है, तो तब तक मेरे ख्याल से वे किसी काम के भी नहीं है। तुरंत ही वे एक थ्रोन दे दी जाता है, यानी एक क्राउन जो कि प्रिंसेस के लिए होता है, एक स्वार्ड दे दी जाती है, और जिससे कि अब अपने फियांसे के साथ में मैरिज कर सके। मैरिज सेरेमनी के लिए सब तैयारी होती है, और अभी किंग उसको जाने के लिए कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास में जो कि बेस्ट की तरफ स्काई सिटी में जाना होगा, जिसके साथ में बताते हैं उसकी एक डेस्टिनी है जो कि आगे चल के, लेकिन वो कुछ बताएं उससे पहले ही उनकी पैंट गीली होने की वजह से वहाँ से उनको ये सब बात चीज़ को बीच में छोड़कर जाना पड़ता है। नेट दिखाया जाता है प्रिंसेस बाकी सारे लोग बैठे होते हैं, यहाँ पर प्रिंसेस है उसको अपने फियांसे के पास जाना होगा, लेकिन इसी सारा ग्रुप तो उधर ही जाने वाला है। लेकिन दिखाया जाता कौन का जिसको बेचारे को अकेली बेस्ट तरफ जाना होगा एक टावर को ढूंढने के लिए, लेकिन बेस्ट तरफ बहुत सारे टावर्स होते हैं, इसलिए उसको एक मैप लेना होगा जिसे अकेले उस तरफ जाना होगा। लेकिन सभी लोगों से कहते हैं मुझे कोई रास्ता मिल गया यहाँ से जाने का तो गुड बाय कहे बनाई मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन इस चीज़ के सभी लोगों ने पहले खुद को तैयार कर रखा होता है और कहते हैं ऑफ कोर्स, इसलिए कहते हैं रास्ता ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वहाँ से वह निकल चुका होता है, लेकिन रास्ता खो चुका होता है, अंधेरे में आ गया होता है एक गली में, जहाँ उसको वह स्क्वायरल मिलता है, यानी पेट। वह कहता है ये एक अंधेरा एल्वे है जहाँ पर कि कुछ सीक्रेट डील्स होती हैं, इसलिए मैं अभी कुछ डील कर रहा हूँ। वह कहता है माफ़ करना इस तरह से बुरी तरह से मैंने तुमको इतना ट्रीट किया, लेकिन क्या तुम मुझे कोई रास्ता बता सकते हो जिससे मैं यहाँ से बाहर जा सकूँ। तो पेट भी तुरंत ही उसकी बात मान जाता है और वह पेट के रास्ते को फॉलो करता है, जिसमें कि बहुत खतरनाक जगह से गुजरता है, एक पत्थरे से एल्वे से भी गुजरना पड़ता है। जिससे तो जा रहा होता है तो देखता है एक रिपीलियस का ग्रुप जो कि कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, और वे मास्क पहने होते हैं। उन सब से बचने के लिए वे दोनों लोग मास्क पहन लेते हैं, लेकिन वह लीडर उनको तुरंत ही डिस्कवर कर लेता है और अपनी एक अच्छी स्पीच दे रहा होता है किस तरह से इस वर्ल्ड को रूल करने वाले हैं। इसलिए वहाँ से भागते चला जाता
जाता, लेकिन वह देख रहा है एक और रिबेलियस का ग्रुप जो कि एनिमल लवर्स होते हैं और वह भी अपनी स्पीच दे रहा होता है एनिमल्स के लिए, लेकिन वह से भी डिस्कवर हो जाता है। वह कह रही होती है हम लोग फाइट करेंगे इस किंगडम को रूल करने के लिए। इधर दिखाया था एक और ग्रुप जो कि रेबेलियंस का एक ग्रुप होता है, लेकिन वह ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप होता है और वे लोग भी उसको डिस्कवर कर लेते हैं, इसलिए वहां से अब भागने लगा होता है। लेकिन तीनों जो रेबेलियस ग्रुप के लीडर्स होते हैं उसका पीछा करते हैं। तीनों जब बाहर आते हैं तो एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं आखिर कौन है जो कि इस वर्ल्ड को, इस सिटी को रूल करने वाला है। इसी चक्कर में वह भी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और आखिरकार भागते भागते पहुंच जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के उस बिल्डिंग पर जिस टावर को उसे जाना होता है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है, लेकिन जब वो उसे पहुंचता है स्काई सिटी के बारे में पता, तो उस ओल्ड मैन को भी कुछ खास नहीं पता होता बचाने के बारे में, इसलिए अब क्या कर सकता है। इसलिए उसे कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जिससे ऊपर तरफ जाता है। यहाँ पर उसे दिखाई देती एक उड़ता हुआ आइसलैंड, तो सोचता है लगता है मुझे शायद अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। इसी के साथ में वापस आ जाता है प्रिंसेस के पास में जो बैठी होती है। प्रिंसेस सोचती शायद वो उसे गुड बाय कहने के लिए आया है, लेकिन कहता नहीं, वह बस उनकी जर्नी में अब दोबारा शामिल होने वाला है। यहाँ पर वे शॉक्ड जाते हैं और दोनों लोग भी आ जाते हैं। इनके साथ में एक और बंदा भी होता है जो कि उनकी जर्नी में अभी शामिल होने वाला होता है। प्रिंसेस यहाँ से अब जाने वाली हैं, इसीलिए अब सभी लोग उतनी जाने के लिए तैयार होते हैं अपनी जर्नी पर प्रिंसेस के साथ में। और नेक्स्ट सभी लोग होते हैं उस बंदे के साथ में, उसकी जो शिप होती है पूरा कैसल उसके अंदर चले जाते हैं। नेट दिखाया था बाकी सारे जो रिबेलियस की आर्मी जो होती है वैसा भी अब प्लानिंग कर रही होती हैं। एक बार में पूरी कैसल को यहाँ के कैपिटल को घेर लिया जाए, एक बार में अटैक किया जाए प्रिंसेस बाकी सब पे, तो आसानी से हम लोग अपने प्लान को कामयाब कर सकते हैं। इधर दिखाया था एरिक का सीन जो कि अभी पता चल चुका होता है कि प्रिंसेस बाकी सारे लोग मरे नहीं हैं, इसीलिए वह अपनी दोबारा से आर्मी को कमांड देता और कुछ लोगों से कहता साथ में चलकर उसको हंट करने के लिए। नेक्स्ट दिखाया जाता है कौन एक जगह बैठा होता है, उसके पास लियोन जाता है तो वह सोच रहा होता है और कहता भी है कि इस मिशन के बाद हम जब अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों के पास कोई भी ऐसा कुछ नहीं बचेगा जिससे हम साथ में रह पाएँ। लेकिन फिर भी वह प्रिंसेस को जिस तरह से मैरिज करते देख रहा है तो वह समझ सकता है कि प्रिंसेस मैरिज से खुश नहीं है, इसलिए इसमें वह इंटरवेंट भी करना चाहता है। लेकिन लियोन का ख्याल ये होता है कि हमारा काम केवल प्रिंसेस को वहाँ तक एक्सपोर्ट करके पहुँचाने का है, जिसके बाद हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लियोन से वह पूछता है प्रिंसेस के बारे में तो बताता है कि वह मरिया के साथ में उसको कुछ बेडिंग के बारे में वह सिखा रही है, वह सीख रही है। नेक्स्ट इधर दिखाया था ब्लू हेड के लिए, क्योंकि अभी एरिक होता है उसे सस्पेंड कर दिया गया होता है, इसलिए वह यहाँ पर नहीं आ सकता है। लेकिन ये ब्लू हेड भी इस तरह चुपचाप नहीं बैठ सकता, इसीलिए यहाँ पर वह आया होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इस कैसल के अंदर वह छुप कर आ गया होता है। यहाँ पर वह प्रिंसेस को खत्म करने आया होता है। नेक्स्ट दिखाया था प्रिंसेस जहाँ पर मरिया होती है जो कि मिनिस्टर जिससे मैरिज होने वाली होती है, उसके बारे में बहुत सारी तारीफें कर रही होती है और काफ़ी अच्छा बोल रही होती है। लेकिन इससे प्रिंसेस बहुत पक चुकी होती है कि सब लोग हैं बिल्कुल सेम ही बिहेव कर रहे हैं। नेट दिखाया था ब्लू हेड जब देख रहा होता है छुप कर कौन के रूम में, तो इस तरह से बेड पर कूद रहा होता है, वह भी शॉर्ट्स में केवल जंप कर रहा होता है पागलों की तरह ही। फिर वह खिड़की पर बैठ जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। ये सब सच में उसे पागलों वाली हरकत लग रही होती है। नेट ब्लू हेड अंदर जाता है तो उसे एक सर्वेंट समझता है वह और उससे पूछता है वैसे मिनिस्टर के बारे में तुम जानते हो मिनिस्टर आखिर किस तरह से अपने सर्वेंट्स को ट्रीट करता है। इस पर ब्लू हेड कहता नहीं इसके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। वह कहता ठीक है, लेकिन तभी वह कहने लगता है वैसे तो मुझे काफ़ी जानी पहचान से क्यों लग रही हो, ऐसा लग रहा है हम लोग पहले से मिल चुके हैं। जैसे ही वह कुछ कहे उससे पहले अचानक से उसके हार्ट के अंदर एक बुलेट एंटर होती है और कहानी खत्म। नेट दिखाया जाता है मिनिस्टर का, यहाँ पर कि एक खबर मिलती है कि कोई बंदा इंट्रूडर है जो कि हमारे इस कैसल के अंदर घुस आया है और जो कि कोई बाहर का है। इस बात पर मिनिस्टर समझ जाता है शायद वह एरिक की साइड का होगा और यहाँ पर वह प्रिंसेस वगैरह को मारने को आया होगा, इसीलिए इस चीज़ को अभी इग्नोर कर देता है। नेट दिखाया था ब्लू हेड जो कि लियोन के पास आया होता है और लियन जब सर्वेंट को देखता है तो सही सेम पूछता है कि आखिर मिनिस्टर है वह किस तरह से अपने सर्वेंट्स को ट्रीट करता है, क्योंकि वह भी अभी प्रिंसेस के बारे में काफ़ी चिंतित होता है आखिर उनका कैसा रहेगा वहाँ पर। लेकिन इस चीज़ पर बंदा सेम आंसर देता है, लेकिन जिसके बाद में वह कहने लगता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी कुछ सेम लग रहा है। लेकिन तुरंत ही वह बंदा अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज होने से पहले उसको भी बुलेट मारता है और जो फेथ होता है सेम रहता है। नेक्स्ट वहाँ से निकल जाता है प्रिंसेस के रूम को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर मरिया मिलती है। वह तुरंत ही उसको देखता है और उसको आवाज़ देता है कि उससे उसे कुछ बात करनी है। वह कुछ ऐसी बकर करने लगती है जो बिल्कुल ही उसे समझ नहीं आती, इसीलिए तुरंत ही वह उसकी मास्क को पहचानने की कोशिश करती है अगर वह बंदा कौन है, तो अचानक से वह फिर से उसे शॉट करता है, यहाँ तक कि उसके पेट को भी शॉट कर देता है, जिसके साथ में एंटर कर जाता है प्रिंसेस के रूम में, जहाँ पर कि वो उसको देखकर कहती है कि तुम मुझे पता है तुम बाहर से आई हो। वह कहने लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन वैसे मैंने तुम्हारी सारी बॉडीगार्ड्स को ढेर कर दिया है, तुम अकेली बची हो, और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। नेट दिखाया था कौन कुछ टाइम बाद उसे होश आया होता है तो पता चलता है उसके पास में कुछ 18+ मैगजीन जो उसने छुपा रखी थी उसकी वजह से बुलेट रुक गई थी। और इधर दिखाया था लियोन जिसके पास जो गोल्ड टोकन रखता है हमेशा ही, उसकी वजह से गोली नहीं लगी और बच गई। यहाँ तक कि मरिया भी सेम उसके पास कुछ मेटल टाइप था जिससे
जिससे कि वह बच गई, और यहाँ तक कि उसका पैट जिसमें कुछ मेडल थे इस वजह से वह बच गया। यानी सब लोग बच चुके होते हैं और अब एंट्री कर जाते हैं प्रिंसेस के रूम में। प्रिंसेस को इस तरह से बेड पर पड़ा देखते हैं तो कहते हैं, हे प्रिंसेस क्या तुम ठीक हो? लेकिन पता चलता है प्रिंसेस तो बस सो रही थी। वे पूछती हैं आखिर इस तरह के डिजास्टर से या फिर उस ब्लू हेड से तुम बच कैसे गई? इस पर प्रिंसेस बताती है कि उसने कुछ उसे 2-4 बातें कही, उसके बाद वह छोड़कर चला गया। पता चलता है उनकी बातचीत क्या हुई थी उसके बारे में। ब्लू हेड कहता है, तुम सच में अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो ना, इस पूरी कंट्री की खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए? मैं कहती है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए जीती हूँ, अपनी खुशी के लिए जीती हूँ। यदि तुम मुझे मार भी दोगे तो मेरे लिए रिप्लेस करके कोई और आ जाएगा जो कि इस मैरिज को करने वाला है, इससे कुछ नहीं रुकने वाला है। ये बात सुनकर तुरंत ही वहाँ से वह चला जाता है। अब सोचती हैं आखिर ये कैसे हुआ, मतलब इस तरह से बातों से कैसे वो छोड़कर चला गया? तो पता चलता है कि ब्लू हेड है वह इस तरह से हैप्पी रहने वाले, हैप्पीली मरने वाले लोगों को वह नहीं मारना पसंद करता है, वह टॉर्चर वर्क करके लोगों को मारना ज़्यादा पसंद करता है। तुरंत ही वहाँ से जंप कर देता है और प्रिंसेस से कहता है, ये लाइफ है, तुम पर मेरी उधार रही। नेक्स्ट अभी सब लोग होते हैं पहुंच चुके होते हैं मिनिस्टर की उसी सिटी में, लेकिन प्रिंसेस कहती है अभी से मेरी मैरिज में 1 महीना बाकी है, तो कौन, तब तक तुम मेरी ऑर्डर के अंडर में हो। और नेक्स्ट जब मिनिस्टर के कैसल में पहुंची होती है, जहाँ पर कि मिनिस्टर के कैसल काफी सारे बटलर होते हैं, उनका वेलकम करते हैं और जिसके बाद वे सभी तैयारी कर चुके होते हैं। अब नेक्स्ट अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर के अंदर देखकर कौन कहता है क्या मिनिस्टर कहाँ पर है, मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। इस तरह बटलर कहता है जब तक मैरिज की सारी तैयारी नहीं हो जाए, रिचुअल्स ना सीख ली जाए, रिचुअल नहीं हो जाए, तब तक दोनों फैमिली को मिलना अलाउड नहीं है। मैं कहता है लेकिन मुझे स्काई सिटी के बारे में पूछना, आखिर वहाँ पर कैसे जाते हैं, क्या तुम्हें पता है? मैं कहता है इसके बारे में पता है, उस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन ये टॉप सीक्रेट है, इसीलिए इसको किसी को नहीं बताया जा सकता है। वह काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पैट ने निकाल रखी होती है। वह सारी इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है चलो। नेक्स्ट पहुंच जाते हैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर, जहां पर कि एक टिकट लगता है अंदर जाने के लिए, लेकिन वह छुप कर चला जाता है स्क्रॉल करते हुए। लेकिन जब वहां पर रिसेप्शनिस्ट पर गर्ल होती है, उसको देखती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो वह कहता है भाई एक वॉरियर है और उसको स्काई सिटी जाना है, यानी हेवन जाना है। वह कुछ भी कहे बिना तुरंत अलार्म बजा देती है, ऐसे कुछ गार्ड्स आकर उसको एक प्रिजन में डाल देते हैं, जहाँ पर कि वह सोच रहा होता है बस कोई निकालने आ जाए तो अच्छा ही है। वहाँ पर कोई आता है और पूछता है कि तुमने कहा मैजिक वॉरियर है तो साबित करो, तो मैं तुमको निकाल दूंगा। वह तुरंत ही अपनी स्वार को एक हेवन में बदल देता है, तो तुरंत ही वह दरवाजे को खोलता है। पता चलता है वहाँ पर एक बच्चा होता है और वह कहता है कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का वही ओनर है, यानी वही लीड करता है। इस पर कौन को शक होता है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन जैसे दे रहा होता है रिसर्च के बारे में, तो अब उसको खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या सच में भाई ओनर है। और अभी कौन पूछता है कि मुझे हेवन सिटी के बारे में जानकारी थी, अगर वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। इस पर बंदा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे 2 सवालों को उत्तर दूंगा, लेकिन तुम उससे पहले मुझ पर खुद पर कुछ एक्सपेरिमेंट कराने होंगे। वे ठीक बैठ जाते हैं एक चेयर पर, जहाँ पर 2 गर्ल्स आती हैं ब्यूटीफुल। वह कहता है मुझे देखना है अगर वॉरियर किस तरह से गर्ल्स को देखकर रिएक्ट करते हैं, कि नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट करते हैं, और लगभग सेम ही होता है। नेक्स्ट पर तुरंत ही सेकंड एक्सपेरिमेंट पहुंचा देते हैं और स्विमिंग पूल में उसे उतार दिया जाता है, जहां पर कि 2 गर्ल्स फिर से उसके पास जाती हैं और उसको रस्सी दोनों हाथ बांधकर उसको पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, जिसमें वह सेम ही रिएक्ट कर रहा होता है। इस पर वह कहता है ठीक है तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, तुम 2 क्वेश्चन मुझसे कोई पूछ सकते हो। इस पर वह पूछता है स्काई सिटी आखिर वहाँ पर वह कैसे जा सकता है, तो इसके बारे में वह कहता है कि नहीं हमें इसके बारे में रिसर्च चले, लेकिन हम इसके बारे में अभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, हम किस तरह से वहाँ जा सकते हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम शिप से बाहर से जा सकते हैं, तो वह कहता है नहीं, वैसे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, इतनी पावरफुल नहीं है। इस तरह से वो ट्रिक हो जाता है। नेट दिखाया जाता है प्रिंसेस वह कह रही होती हैं कौन पता नहीं कैसा अपना उसके क्वेश्चन पूछने के बारे में जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जा रही है, लेकिन लगता है काफ़ी टाइम लगने वाला है। नेट इधर कौन होता है जो कि फिर से एक्सपेरिमेंट बार बार हो रहे होते हैं उसके ऊपर, जिससे कि वो और क्वेश्चन पूछ सके। कुछ टाइम बाद उसको 4 क्वेश्चन मिले होते हैं, जिसके बारे में वह जानना चाहता है, स्काई सिटी के बारे में जानना चाहता है। तो बताने लगता है स्काई सिटी जो कि एक उड़ता हुआ आइसलैंड है जो कि मैजिक से उड़ रही है, लेकिन वह एक आइसलैंड मैजिक से उड़ रहा है, मतलब मेरे ख्याल से वे कोई गॉड्स का बनाया हुआ नहीं बल्कि ह्यूमंस ने उसको बनाया है, और जिसके बारे में अलग अलग कुछ पैसेज हैं जो कि अलग अलग सिटी में अलग अलग हैं, मतलब सब जगह से अलग अलग हिसाब उस सिटी पर जाने का भी, लेकिन कोई नहीं जा पा रहा है। तो इसीलिए और भी कुछ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कि वह अच्छे से ट्रिक हो जाता है, जिसके साथ में कुछ और एक्सपेरिमेंट चलते हैं, और सब कुछ के बाद एक ही बात निश्चित होती है कि जो कौन है वह आम बंदों से बिल्कुल ही अलग नहीं है। इसीलिए उसको चलो 2 क्वेश्चन और ही पूछने का मौका दे दिया जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है कौन पूछता है कि आखिर स्काई सिटी के रिसर्च के बारे में जो सीक्रेट है आखिर उसके बारे में तुम क्या जानते हो। इस पर बंदा बताता है कि बहुत पहले के टाइम की बात है, एक पैसेज बनाया गया है जो कि डायरेक्ट स्काई सिटी तक पहुंचा सकता है, एक लिफ्ट टाइप कह सकते हैं, लेकिन वह अभी भी हिडन है, किसी को नहीं पता है कि वह कहाँ पर है। और तो सेकंड क्वेश्चन पूछता है क्या तुम्हें पता है, तो वह कहता नहीं। वह कहता है ठीक है तो फिर अब मैं चलता हूँ, क्योंकि उसके पास में अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा होता जिससे उसे इन्फॉर्मेशन मिल सके, सब कुछ यूजलेस होता है। लेकिन वह बंदा अपनी एकदम क्यूट आंखें
बनाकर कहता है प्लीज तुम रुक जाओ ना, लेकिन इसके साथ में आखिरकार उनके ट्रैप में फंस जाता है और वे लोग उसको बांध देते हैं और बांध को एक जगह पर लिटा देते हैं जहाँ पर हिल भी नहीं सकता है। वह जानना चाहता है जो मैजिकल बॉडीज होती हैं वह ऊपर से तो सब सेम है, तो कि अंदर उनके जो ऑर्गन्स होते हैं अलग होते हैं। वहाँ पर एक्सरे मशीन तो अभी होती नहीं है ज़माने में, इसीलिए वह एक एक पार्ट को काट कर चेक करना चाहता है, लेकिन तुरंत ही इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है पैट और जिससे कि रेस्क्यू कर लेता है कौन के लिए। अब बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, इसीलिए वह दीवार को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वह बंदा अभी भी रोकने के लिए ट्राई कर रहा होता है कि कौन रुक जाओ ना। वह कहता है मैं अब तुम्हारे सपनों में भी नहीं आऊँगा। लेकिन नेक्स्ट दिखाया जाता है ब्लू हेयर जो वह अब आया होता है वापस, तो देखता है तीनों जो लोग होते हैं उसके साथ वाले वे अपने आप को पनिशमेंट दे रहे होते हैं। जो बॉडी बिल्डर होता है वह अपने आप को उल्टा बांध रखा होता है, यहाँ तक कि जो बाहर घूमता जाते हैं एल्कोहलिस्ट होता है वह बस तीखा ज़्यादा खाना खा रहा होता है। और लास्ट बचा होता है वुमनाइजर जो कि सच में बाहर जाने बंद कर चुका होता है। और नेक्स्ट एरिक वह भी बहुत ज़्यादा बोर हो चुका होता है, इसीलिए खड़ा हो जाता है और कहता है इन सब से कह दो कि सब बकवास काम करना बंद करें, आगे से मैं अकेले स्टैंड लूंगा और सब करूंगा। नेक्स्ट दिखाया जाता है रिचुअल स्टार्ट हो चुके होते हैं, यहाँ पर कौन भी आया होता है जहाँ पर कि वह पूछता है कि रिचुअल्स क्या हैं तुम इसके बारे में बताओ तो, लेकिन वह सर्वेंट कहता है नहीं हम इसके बारे में बता नहीं सकते, बल्कि तुम खुद पढ़ो और तुम खुद सीखो, हम वैसे प्रिंसेस की हेल्प करने वाले रिचुअल्स को जल्द से जल्द पूरा करने में, जिसमें बेचारा कौन भी अब फंस चुका होता है। नेक्स्ट आ चुके होते हैं ट्री के पास में जहाँ पर रिचुअल होती है, इस ट्री को काटना है और फिर इसका एक ब्लॉक बनाना है जिसको लियान एक ही बार में कट कर देता है और जिनसे टहनियाँ होती हैं प्रिंसेस कट कर रही होती हैं। फिर तभी दिखाया जाए तो ऊपर से उस ब्लॉक को डाला जाएगा जिस पर कौन बैठा होता है, उसको स्पीड से नीचे ले जाना पड़ रहा है। वह कहता है कि आखिर बात बताओ ये कैसे रिचुअल है, तो प्रिंसेस कहते हैं ऑफकोर्स रिचुअल पूरी करनी होगी, लेकिन वह कहता है आखिर मैं तो आउटसाइडर हूँ, मैं इस रिचुअल में क्यों शामिल हो रहा हूँ। तो इस बात पर बंदा कहता है ऑफकोर्स क्योंकि ये रिचुअल है। वह कहने लगता है ठीक है तो आखिर इस तरह की बकवास रिचुअल पूरा करना क्या जरूरी है, तो कहते हैं ऑफकोर्स ये जनरेशन से जनरेशन ये रिचुअल चली आ रही है इसीलिए इन रिचुअल को पूरा करना होगा। तो वह कहता है ठीक है लेकिन मैं एक आउटसाइडर में बाहर से आया हूँ, मुझे तो मतलब ही नहीं इस मैरिज से, तो मैं इस रिचुअल को पूरा क्यों कर रहा हूँ। इस बात पर बटलर कहता है ऑफकोर्स क्योंकि ये एक रिचुअल है और अभी उसको नेक्स्ट रिचुअल करनी होती है जो कि बहुत सारे कार्ड्स होते हैं उनको लगाना होता है पूरे ग्राउंड के अंदर, और जिसके बाद उसको एक स्क्रू ड्राइवर दे दी जाता है छोटा सा और उससे लकड़ी के ब्लॉक से उसके छोटे टुकड़े करने होते हैं 2 टुकड़े। इस पर वह कहता है कि ऐसा कैसे, लेकिन तुरंत ही मरिया अपनी गन निकालती है और कहती है करो। नेक्स्ट वो एक डांस कर रहा होता है बोन फायर के आसपास, जिससे अब पूरा दिन का थका हुआ बेचारा बेहोश हो चुका होता है। नेक्स्ट उनको अब कुछ लकड़ी के ब्लॉक से कुछ बनाना होता है, जलाना होता है और जलाने के बाद उसकी जो ऐश बची होती है राख, उससे उन्हें एक ड्राइंग बनानी होती है जिसमें कि सभी लोग काम पर लग जाते हैं। इतनी मेहनत की ड्राइंग सब डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। अब जो आखिरकार अपने कार्ड्स का काम होता है पूरा कर लेता है और फिर से बेचारा उस नदी में रिचुअल करने के लिए निकल जाता है, जिसके साथ में वह कहता है आखिर ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है और कितना कुछ करना पड़ेगा। मरिया कहती है कोई मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन ब्लॉक्स में बनाने होंगे। वह बेचारा भाई कोलैप्स हो जाता है और कहता है नहीं रे बाबा मेरे को तुम छोड़ दो, मेरे को बकस दो भाई। लेकिन वह कहती है सच में मैं तो बहुत जेलस हूँ प्रिंसेस से, उनको एक मैरिज रिचुअल तो करने को मिल रही है ना, मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी इस चीज़ को महसूस भी नहीं कर पाऊंगी ना एक्सपीरियंस कर पाऊंगी। नेट दिखाया था उन लोगों पर नजर रख रहा होता है, ब्लॉन्डी और बाकी सारे लोग होते हैं नजर रख रहे होते हैं। वह कहते हैं कि हम सही टाइम पर सही बंदों पर नजर रख रहे हैं क्या। एरिक यहाँ पर आ चुका होता है, वे लोग चेक करते हैं, सब लोग छुप कर देख रहे होते हैं क्योंकि अब रिचुअल स्टार्ट होने वाली होती हैं, जिसमें रेड हेयर वाला बंदा होता है कहता पहली रिचुअल है उनको उसमें कौन को एक लड़की के ब्लॉक पर बैठकर यहाँ से जाना होगा, तो हम क्यों ना एक लड़की को यहाँ पर सिड्यूस करने के लिए खड़ा कर दें जिसके बाद वह गिर जाएगा डिसबैलेंस होकर। लड़की उनके ग्रुप में कोई भी नहीं होती है, हाँ होती है लेकिन किसी को पता नहीं है, लेकिन इसीलिए कोई नहीं होती है तो वह खुद ही लड़की के कपड़े पहनकर वह खड़े हो जाते हैं, लेकिन वह तो इतनी स्पीड से जाता है कि उन लोगों को नोटिस भी नहीं करता है। नेक्स्ट रिचुअल में वे लोग फिर से एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं और फिर कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट एरिक होता है फ्रस्ट्रेट होता जा रहा होता है। नेक्स्ट रिचुअल होती है, इसमें काफ़ी चीज़ों को वह लकड़ियों को जलाते हैं ब्लॉक्स को, जिसके पास उसकी ऐश बची होती है उससे अगले दिन वह पेंटिंग बना रहा होता है, एक ड्राइंग बनानी होती है जो ड्राइंग दी गई होती है उसी ग्राउंड पर, जिसमें बहुत बैडली बना रहा होता है। एरिक देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बेवकूफ़ कर क्या रहा है, तो वह पहुंच जाता है और उसको हेल्प करता है इधर से ऐसे करो और ऐसे ऐसे और हाँ ऐसे करूँ। अभी कौन भी पहचान लेता है एरिक के लिए, लेकिन वह कहता है हेल्प कर रहा है तो ठीक है। इस तरह से कुछ टाइम हेल्प करता है जिसका वापस आ जाता है, और अभी सभी लोग होते हैं जो कि एरिक कोई दोस्त तेरे होते हैं, आखिर उसको ये सब करने से क्या फ़ायदा हुआ, इस तरह से वह कौन की हेल्प करने के लिए गया था। नेक्स्ट लोग खड़े होते हैं और अब उनका प्लान होता है कि सारे डोमिनोज को खरीदने के लिए इस चीज़ पर मान जाते हैं। नेक्स्ट वे जाते हैं खरीदने के लिए, तो पता चलता है कि जो डोमिनोज के प्राइसेस होते हैं वह हाई रॉकेट हो चुके होते हैं, क्योंकि अभी मिनिस्टर की शादी होने वाली है, इसीलिए वह उसने सारे ही डोमिनोज को खरीद लिया होता है। यहाँ पर अब उनके पास पैसे भी काफ़ी कम होते हैं क्योंकि अभी
अपने आप ही अकेले इंडिपेंडेंटली भी ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, यहाँ पर काम करने आए होते हैं। इसलिए कोई भी उनको फंडिंग वगैरह सुपीरियर से नहीं मिलने वाली है किसी काम के लिए। लेकिन इसीलिए भी आप पूछना चाहते हैं एरिक की फैमिली से इसको फंडिंग देने के लिए इस मिशन पर। लेकिन एरिक बेचारा खुद गरीब होता है। वहाँ पर एक बंदा आता है ओल्ड मैन कुछ डोमिनस को बेचने के लिए, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता खरीदने के लिए। तो मरिया आती है और कहती है हम लोग सब खरीदने वाले हैं। इस चीज़ से तुरंत ही बहस हो जाती है और दोनों लोग अपने अपनी तरफ खींचने लगते हैं उस ओल्ड मैन को। इतनी जोर से खींचते जब तक कि कुछ रेड निकल के नहीं आता है। ये देखकर तुरंत ही शॉक्ड जाते हैं और यहाँ पर जो एरिक और मरिया होते हैं दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और काफ़ी टाइम तक रोल होते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही एक दूसरे को टच भी करते हैं। जिसके बाद में नेट दिखाया था उस ओल्ड मैन जो कि कुछ और नहीं बल्कि उसकी एक वाइन की बोतल थी जो कि फूट चुकी थी। इसी वजह से रेड निकला था। नेक्स्ट सारी रिचुअल अब खत्म हो चुकी होती हैं क्योंकि लास्ट रिचुअल बत्ती होती है वो एक आई ड्रॉप को ऊपर टावर से गिरानी होती है। अब कुछ टाइम उनके पास फ्री टाइम भी होता है। जब सब कुछ अच्छा जा ही रहा होता है अचानक से प्रिंसेस का एक बाल होता है सर का खड़ा हो जाता है जिससे सभी लोगों की हवा हो सक जाती है। सब एकदम डर से कांपने लगते हैं। लेकिन कौन तुरंत ही बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। कुछ कहने वाला होता है लियोन तुरंत ही उसको चुप कर देता है जिससे वह कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे और डिजास्टर आ जाए। नेक्स्ट वे लोग कोरियानो में आए होते हैं कोरियानो में आए होते हैं जो कि जापान में होता है। हाँ मैं सोच रहा था क्या सच में इस तरह ओल्ड वर्ल्ड में भी ये सब होगा, लेकिन जब खुलकर देखता है डॉर्स को तो पता चलता है यहाँ पर टीवी वगैरह नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें खेलने के लिए होती हैं, बस खेलने के लिए होती हैं। नेक्स्ट वे बुक पढ़ रही होती है जहाँ पर यह उसका दूसरा भी बाल खड़ा होने वाला होता है गुस्से में। लेकिन मरिया कहती है आप कुछ ऑर्डर करना खाने के लिए, तो तुरंत ही वह कहती है हाँ ठीक है क्योंकि उसके पेट से आवाज़ आने लगी होती है। वह तुरंत ही ऑर्डर करने के लिए कहती है मरिया से फिश। तुरंत ही वह उठाती है और ऑर्डर कर देती है अभी कि अभी फिश चाहिए और जो भी फूड वगैरह प्रिपेयर करके लाया जाए। इधर खाना होता है प्रिपेयर करके लाया गया होता है जहाँ पर वे लोग खा रहे होते हैं। जहाँ पर कौन कहता है तो क्यों ना अपने से आपको सिंगिंग करनी चाहिए। लियान तुरंत चुप करा देता है और कहते हैं तुम क्या डिजास्टर बुला रहे हो तुम। पता नहीं लगता एक बार प्रिंसेस ने सिंग करना स्टार्ट किया था। जैसे वे गाना गा रही होती हैं और गाती रहती हैं। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन गाना गाती रहती हैं जो कि एक डिजास्टर सॉन्ग होता है क्योंकि उनको ठीक से गाना ही नहीं आता है। इसी वजह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाता है। 17 लोग तो वहीं के भी अनकॉन्शियस हो जाती हैं और 68 लोग होते हैं जिनको तो बहुत बुरी तरह से इंजरी आती है। बेचारे को इलाज किया जाता है और यहाँ तक कि पूरा ऑडिटोरियम होता है डेस्टा हो जाता है। 2 महीने उसको दोबारा से बनाने में लग जाते हैं। इधर प्रिंसेस सब काफ़ी गुस्से में होती हैं और बेबी अभी गाना गाना स्टार्ट करती हैं जो कि इतना कुछ अच्छा नहीं होता है और काफ़ी बेकार लगता है। लेकिन इसलिए वह म्यूजिक को चेंज कर देते हैं जिसके बाद मरिया गाना स्टार्ट करती है जो कि डुअल जेंडर वाला होता है जैसे कि उसकी पसंद है, जिसके साथ में उन लोगों को भी सब सुनना पड़ रहा होता है, चाहे कुछ भी हो बैठकर सुनना तो पड़ेगा ही। इसी के साथ में दिखाया था बिल्कुल ही पड़ोस वाला रूम जहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें जा रही होती हैं। उनमें से एक बंदा जाना चाहता है लेकिन वो उसको रोक देते हैं क्योंकि अभी हम लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं तो इसीलिए सब लोगों को छोड़ो, इग्नोर करो। वापस दिखाया था मरिया के रूम में, यहाँ पर मरिया होती है सिंग कर रहे होते हैं और हाँ उनका स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। और बात आती है पैट की तो वह कहता है ये कोई नॉर्मल गाना गाओ ना। इस बार तुरंत ही तैयार हो जाता है लियान ड्रिंक करके एक नॉर्मल स्टेट टाइप गाने के लिए जो कि एक कैट लवर होता है इसलिए कैट का गाना गाना स्टार्ट करता है जिससे कि सभी लोगों के ऊपर डिजास्टर आ जाता है। मरिया उससे कहती है अपने कानों में रुई ठोकने के लिए। सेम करते हैं जिसका गाना पूरा होता है तो बस चीयर अप कर देते हैं। लेकिन इससे जो स्कोर होता है उसका काफ़ी हाई चला गया होता है क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक स्कोर वाली एक मशीन लगी होती है जिसके साथ में अब प्रिंसेस का स्कोर कम होता है तो वह पैट से कहते हैं गाना गाने के लिए जिससे कि उसका स्कोर ज़्यादा हो और वो उसकी तरफ से गाए। अब बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है। वैसे तो लोग मना करना चाहते हैं लेकिन प्रिंसेस को कैसे मना कर सकती है, इसीलिए बस चीयर अप कर सकते हैं पैट के लिए। पैट गाना गाना स्टार्ट करता है। पहले जब स्टार्टिंग करता है तो हाँ इतना बुरा नहीं होता है, वह काफ़ी अच्छा गा रहा होता है लेकिन उसको लिरिक्स ठीक से याद नहीं होती हैं जिसका मतलब उसका स्कोर तो लो जाने वाला है। इधर से उधर लिरिक कर देता है और जिस वजह से समझ जाते हैं इसका स्कोर तो गया, लेकिन गाना तब भी ठीक गा रहा होता है। इस तरह से प्रिंसेस का हो गया होता है और अब कहती हैं ठीक है अब कैलकुलेट की जाए और देखा जाए कितना स्कोर आया है। स्कोर होता है 70 पर रुक चुका होता है और जो कि देखकर सब शॉक्ड जाते हैं। प्रिंसेस कहती हैं क्या 70, लेकिन तुरंत ही लियान एक मीट का पीस फेंक देता है रेड कलर का है तो कहते हैं देखो 80 पहुंच गया। प्रिंसेस को ठीक से वैसे भी नहीं दिख रहा होता है तो वे 80 मान लेती हैं और अभी मीट का पीस गिरने वाला होता है इसलिए तुरंत ही जाकर उसको ढक लेता है कौन, लेकिन मरिया उस पूरी स्क्रीन को डिस्ट्रॉय कर देती है पैट की जान बचाने के लिए। इधर दिखाया था एरिक का सारा ग्रुप होता है वह अभी पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका होता है, यहाँ पे ड्रंक हो चुका है कह सकते हैं। पूरी तरह से ड्रंक होने के बाद एरिक होता है थोड़ा बाहर जाता है फ्रेश होने के लिए। कौन भी बाहर गया होता है, उसे लगता है कोई तो गया था लेकिन तुरंत ही इग्नोर कर देता है। एरिक वापस आया होता है तो वह रिमोट लेना चाहता है जिससे कि वह गाना गा सके, लेकिन सब लोग उसको ऐसे तरह छीन रहे होते हैं पागलों की तरह। आखिरकार कुछ टाइम बीत जाता है, कौन वापस आता है और तभी उसे दिमाग में एक आइडिया आता है, अरे हाँ क्यों ना मैं इस हेल से एस्केप कर जाऊं और बोल दूंगा कि मैं रास्ता भूल गया था, सब कुछ सेम ही तो दिख रहा है ना। लेकिन वह हेल दोबारा से उसको वापस खींच लेता और जो प्रिंसेस का गाना होता है उस टॉर्चर को साथ में मिलकर सहने के लिए कहते हैं।
नेक्स्ट दिखाया था एरिक। सब लोग अब पूरी तरह से सो चुके होते हैं। एरिक बेचारा बचा होता है, इसको गाने को मौका ही नहीं मिला होता है। लेकिन तुरंत रिसेप्शनिस्ट से आवाज आती है कि अभी सब कुछ बंद करने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट दिखाया था लास्ट रिचुअल बची होती है जो कि अभी राइनोज कैरेज पर होने वाली होती है, जहाँ पर कि प्रिंसेस और मिनिस्टर है सामने आने वाले होते हैं और ये फाइनल रिचुअल होती है। इस पर कौन कहता है, मुझे नहीं लगता बकवास रिचुअल अब तक की गई थी वे किसी काम की हैं। एरिक भी सब दूर से देख रहा होता है क्योंकि मैरिज लगभग अब सक्सेसफुल होने वाली होती है। एरिक कहता है कि ये सबको हमें मिनिस्टर्स ने और सबने रोक क्यों दिया कि हम इसमें इंटरफेयर ना करें मैरिज के बीच में। इस पर सब लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा होता है। तो इस पर ब्लू हेयर कहता है कि मैं जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसके बारे में। लेकिन रेड हेयर भी चला जाता है तो उसको तुरंत ही येलो हेयर रोक देता है और कहता है नहीं, तुम वहाँ जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। एरिक जाने देता है और कहता है जाओ तुम जाकर कुछ भी करो। नेक्स्ट बेबी वहाँ से निकल जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। येलो हेयर भी उसका पीछा करता है। नेक्स्ट प्रिंसेस आई होती हैं कौन के पास में और कहती हैं थैंक यू सो मच अब तक मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। लेकिन अभी हमारा विदाई करने का टाइम आ चुका है, मतलब अभी से गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। लेकिन मरिया कहती है प्रिंसेस क्या आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए। इस चीज़ पर कौन भी कहता हाँ वह होल हार्डली अपने पूरे दिल से आपकी मदद करेगा, लेकिन वह थैंक यू कहती है और कोई हेल्प नहीं चाहिए। नेक्स्ट वे चली जाती है मिनिस्टर के रूम के अंदर, जहाँ पर मिनिस्टर अपना पूरा का पूरा कलेक्शन दिखाया था एनिमल्स का। यहाँ पर दिखाया था बाहर की साइड बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है, कौन आखिर क्या हो रहा होगा अंदर। लेकिन जो मिनिस्टर होता है वह काफ़ी चाइल्डिश होता है। वह एक टॉय को ले लेता है और उसकी तरह ही आवाज़ बदल कर बोल रहा होता है जैसे कि आपने देखा ही होगा। लेकिन इस चीज़ से प्रिंसेस होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा ही अजीब महसूस कर रही होती हैं। इधर कौन तो और ज़्यादा ये महसूस कर रहा होता है, वह काफ़ी पैनिक हो रहा होता है कि अगर प्रिंसेस के साथ क्या हो रहा होगा। वह मिनिस्टर उसे काफ़ी अधिक क्रूअल लग रहा था। लेकिन मरिया कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्रिंसेस की ही चॉइस थी, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बाहर आ जाता है और अपने आप को शांत करने के लिए उन क्रूअल थॉट्स के लिए वह सर को बार बार दीवार में मार रहा होता है। प्रिंसेस कि अब तीनों बाल खड़ी हो चुकी होती हैं इतनी ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से, और इसीलिए एक ब्लास्ट होता है जिसके साथ में सब कुछ बाहर आकर गिरे होते हैं सारे खिलौने वगैरह। तुरंत ही अंदर एंट्री कर जाता है कौन भी और देखना चाहता है कि मिनिस्टर की रोली में क्या कर रहा है प्रिंस के साथ में। लेकिन देखता है तो वहीं पर पढ़ा होता है बैट पर, इसलिए उसको पकड़ खींचता है। लेकिन बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं, सोचते हैं कि कौन है जो कि एक हाई मिनिस्टर के लिए यानी हाई रैंक के मिनिस्टर के लिए इस तरह से मारना चाहता है, असैसिनेट करना चाहता है, उसको पकड़ना चाहते हैं। लेकिन मरिया होती है प्रिंसेस को एक्सकॉर्ट करती है जिसके साथ में वहाँ से भाग जाती है। कौन के लिए रास्ता बनाते हैं, आ जाते हैं जेल के किनारे जहाँ एरिक होता है। वे कहते हैं एरिक अभी से तुम यहाँ पर सारी सीजन को संभाल लेना, ये तुम्हारी जगह रही। तुरंत ये पीछे देखता है तो एरो जाती हैं और अब वह बेचारा फंस चुका होता है। यहाँ पर उसे ब्लैक हेयर और ब्लॉन्डी मिल चुके होते हैं और वे कहते हैं आपकी कन्फ्यूजन को हमने देखा था सर। लेकिन इस पर वह एम्बेरस होता है और कहता है इस बार से फिर से कौन मुझको फंसा कर चला गया है, और तुरंत ही फाइट के लिए तैयार होता है जो भी सारे सोल्जर्स होते हैं उनके साथ में। ये अब वो क्या कर सकता है। नेट दिखाता है प्रिंसेस से पूछता है कौन आखिर आपने उस मिनिस्टर को हिट क्यों किया। वह बताती है काफ़ी सारी चीज़ें थी मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, सबसे ज़्यादा जो गुस्सा दिलाने वाली चीज़ थी मुझे वह उस मिनिस्टर का नाक से एक बाल निकल रहा था जो कि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा और मैंने उसको पीट डाला। नेट इधर दिखाया था एरिक और बाकी सारे लोग होते हैं वहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे एरोज की बारिश हो रही होती है उनके ऊपर। मिनिस्टर बहुत गुस्से में होता है प्रिंसेस से बदला लेने के लिए जो उसने उसके साथ किया होता है उसके लिए। रिबेलियंस होते हैं उनको पता चलता है प्रिंसेस और मिनिस्टर के बीच में लड़ाई हो गई है, मतलब एक वॉर तो अब स्टार्ट होने वाली। वे लोग काफ़ी खुश होते हैं। इधर ब्लू हेयर जो कि भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी लोकेशन रिवील हो जाती है और कुछ रिबेलियन के लोग आकर उसे घेर लेते हैं। एरिक का दिखाया जाता है जो कि अपने आप को बचाने के लिए एक ट्री के ऊपर दो लोगों के साथ में छुप गया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ सोल्जर्स के दो डॉग आते हैं सोल्जर के साथ में और वे एरिक को ढूंढ लेते हैं। अचानक से एक मैजिक सर्कल उनके पीछे आता है और फिर कुछ होता है। नेट दिखाया जाता है पैट, वह कहता है सभी लोगों से मेंटली तैयार होने के लिए क्योंकि वे ज़्यादा शौक ना हो। अचानक से उनके नीचे एक मैजिक सर्कल आ जाता है और वे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दिखाया जाता है कौन जो कि अपने रूम में आ चुका होता है वापस। तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर फिर से उसको वह चेहरा दिखाई देता है एपिसोड 1 में हमने जिसे देखा था, वह गर्ल एल्मा जो से हेल्प मांग रही थी। नेक्स्ट पहुंच जाता है फिर से उसके पास में और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे हेल्प चाहती हूँ कि इस बल्ब को तुम प्रोटेक्ट करो, इसको डेथ होने से बचाओ। वह कहता है लेकिन ये बहुत डेंजरस है, तुम्हें पता नहीं कितना खतरनाक है। वह कहती है मैं तुमको इसमें फोर्स नहीं करूंगी लेकिन इस बल्ब को बचाने मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुमको एक फेवर दूंगी, मेरी तरफ से एक फेवर मिलेगा। अब वह इस बल्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो चुका होता है जैसे कि वह पहले भी एक बार आ चुका था एल्मा के कहने पर। तो यहाँ पर पैट आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा जो पीछा कर रहा था वह इन्हीं के कहने की वजह से कर रहा था, मतलब एल्मा के कहने की वजह से उसके साथ में था। इधर दिखाया था एरिक का पूरा ग्रुप जो कि एक जगह पड़ा होता है। अब वे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। इधर दिखाया जाता है मरिया और लियान, वे लोग भी एक रास्ते पर आ रहे होते हैं और जो सभी लोग होते हैं घूम घाम कर केवल एक ही जगह पर आ जाते हैं जो कि एल्मा जहाँ पर होती है वहीं पर आए होते हैं।
सभी लोग मिल जाते हैं और जहाँ पर एल्मा एरिक से कहती है कि मेरा नाम एल्मा, जो तुम सुन रहे हो भाई एक बस ऐसा ही नाम रखा हुआ है, मेरा जो असली नाम है वह तो अभी भी मिस्ट्री है, कोई उसके बारे में खास जानता ही नहीं है। फिर वह स्टार्ट करती हैं पुराने बारे में एक्सप्लेन करना। पहले के जो लोग थे जिन्होंने इस स्काई सिटी को बनाया था, वह पहले के लोग मैजिक यूज करना जानते थे, लेकिन जिसके साथ बोर होने लगे और जिस वजह से इस तरह के सारे जो पार्ट्स है किंगडम के बट गए, लेकिन अब दोबारा से फिर से एक वॉर होने जा रही है। इस पर ब्लू हेड कहता है कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उससे मुझे भी इस स्टोरी के बारे में पता चला। इस पर एरिक कहता मुझे लगा था कि मैं तो जस्टिस की तरफ से फाइट कर रहा हूँ, जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन तरफ फाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या सुनाऊँ मैं। इस पर तुरंत ही कौन उसको सुनाने लगता है उसकी हरकतों की जैसे। लेकिन इस पर प्रिंसेस बताती हैं कि पहले एरिक था उसको पावर्स मिली थी क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज थी, लेकिन इसी वजह से मैंने अदर वर्ल्ड से एक बंदे को समन किया दूसरी पार्टी की तरफ, जिससे कि दोनों के बीच में बैलेंस बना सके। लेकिन अब थोड़ी सिचुएशन अलग हो गई है, वॉर स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जो पावर्स हैं वो तुम सभी लोगों को दे दी जाएंगी, जिससे तुम अपने कोई वेपन चूज कर सकते हो और अपने कोई भी साइड चूज करो। यहाँ पर कि एक पार्टी भी बनने वाली हीरोज की बताने लगते हैं कि अंडरग्राउंड पैसेज में तुम जाओगे तो जहाँ पर तुम्हें सारे वेपन्स वगैरह मिल जाएंगे जो पावरफुल वेपन मैंने तुम्हारे लिए क्रिएट किए हैं। सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन कौन नहीं जाना चाहता और वहीं पर रुक जाता कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट सभी लोग होते हैं उस लीवर को खींचने की कोशिश करते हैं जिससे कि वह अंदर से अपने वेपन निकाल सकें पसंद का, लेकिन सब लोग फेल रहते हैं। काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद, मशक्कत करने के बाद प्रिंसेस तुरंत लीवर को खींचना स्टार्ट करती हैं, यहाँ तक कि अपने बालों की ताकत भी यूज करती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, फेल रहती हैं। कौन कहता अब तुम बेवकूफ़ की तरह बेवकूफ़ दिखाना बंद करो, उसमें पैसे डालो और इसके साथ में लीवर को खींचो। सेम करते हैं और प्रिंसेस काफ़ी सारा पैसा खर्च कर देती हैं अपने पसंद का वेपन निकालने के लिए, जिसके साथ उनका ग्रुप वहाँ से चला जाता है। जो लेफ्ट ओवर बहुत सारे वेपन बचे होते हैं वे एरिक के ग्रुप को दे दिए जाते हैं। सारे लोग अपने अपने वेपन को जब चूज करते हैं तो उनको वापस उसी जगह पर भेज दिया जाता है टेलीपोर्ट करके जहाँ पर वे पहले थे। ब्लू हेड होता है वह एरिक से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है तो सब लोग टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। एरिक सोच रहा होता है उसी पेड़ पर बैठा हुआ जहाँ पर पहले था कि आखिर मुझे अब किसकी साइड लेनी चाहिए, और इधर क्योंकि अभी जिसकी तरफ से फाइट कर रहा होता है वह एक रिवीलन की साइड होती है। इधर दिखाया जाता है सभी लोग टेलीपोर्ट होकर जा रहे होते हैं जहाँ पर कि आलमा कहती है तुम सभी लोग जाकर अपना पूरा बेस्ट दो, यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो या फिर कुछ मुझसे बात करना हो तो तुम पैड द्वारा मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। नेक्स्ट वो चले जाते हैं और टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं बैटल फील्ड में जहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब बरस रहे होते हैं। वह अपनी सर को कवर कर लेता है बॉम्ब से बचने के लिए। वे देखकर शौक जाते हैं, दो आर्मी मिलकर सच में इतना बड़ा पूरा वॉर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वे लोग अब मिनिस्टर को ढूंढना चाहते हैं जिसे बता सकें कि ये सब रिविलियंस का काम है, क्योंकि रिविलियंस थे उन लोगों ने मिलकर ये सब किया जिससे कि प्रिंस इरिटेट हो जाए और वॉर स्टार्ट हो जाए। इसलिए मरिया तुरंत सामने तब जाने लगते कन्फ्लिक्ट करने के लिए, लेकिन जहाँ पर अपने ब्रदर को देख लेती है तो एकदम डर जाती है, वहाँ से भी लोग भाग आते हैं क्योंकि उसका ब्रदर उसके सामने कुछ भी नहीं होती है, पूरी फाइटिंग स्पिरिट मर जाती है। नेक्स्ट इसमें लीड होने वाली होती है प्रिंसेस, जिसके बाद वह अपने सारे लोगों को ऑर्डर देना चाहती है, लेकिन सामने से प्रिंस का ब्रदर प्रिंस आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, इससे उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट होती है पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। वे लोग फिर से वापस आ जाते हैं क्योंकि अब वह कोई भी तरीका नहीं होता है कि फाइट कर पाए। अब नेक्स्ट बच्चा होता है लियोन, क्योंकि अब भाई फाइट करना चाहता है। वह कहता है ठीक है तुम लोग नहीं करोगे तो मैं अब लीड लेता हूँ। तुरंत वो लीड लेने के लिए जाता है। जैसे वो लोग एंट्री करते हैं बैटल फील्ड में, यहाँ पर पूरी तरह से आर्मी उनको घेर लेती है और जहाँ पर कि लियोन का बड़ा भाई भी आ जा होता है, जिसको देखने के बाद एकदम पूरी तरह से टूट जाता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है फाइट करने की। वे लोग फिर से 3 लोग होते हैं पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, कोई स्पिरिट नहीं होती कि वो फाइट कर सकें। इस पर कौन कहता है तुम लोग बहुत हो गया, तुम इस तरह से हार कैसे मान सकते हो। वे कहते हैं हम लोग बहुत स्लो हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो उनको चीयरअप करने की कोशिश करता है और कहते हैं यदि हम यही करते रहे इतनी स्लो रहेंगे तो फिर रिबलिस की आर्मी में आसानी से जीत जाएगी। नेक्स्ट लोग आए होते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर कि वो कुछ खाना खा सकें, और अभी सब लोग प्लान करते हैं कि हमको किसी न किसी तरह से इस वॉर को रोकना होगा। तुरंत एक छोटी बच्ची सुनती है और उसके लिए एक फ्लावर देती है और कहती है क्या सच में तो वादा करते इस वॉर को रोक दोगे। नेक्स्ट फिर वो बाहर निकलते हैं तो तुरंत ही एक ब्लैक कैट निकल के जाती है, कहता सच में बैड लक तो हमारा अभी से शुरू हो गया। लेकिन तुरंत लियोन पकड़ लेता है उसे और कहता नहीं ये बैड लक नहीं बल्कि अच्छा लक है। तुरंत ही अपने हाथ को नीचे रब कर लेता है। वह कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये बैड लक है। कहता अब क्या हुआ। वह कहते हैं ऑफकोर्स ये तो सबसे बड़ा बैड लक है। वह क्या लगता है कि तो मतलब क्या है, तो बताती हैं कि एक हीरो के बारे में पहले की स्टोरी सुनी गई है जो कि पहले 800 सोल्जर को लेकर गया था, लेकिन उसके बैड लक की वजह से 800 सोल्जर सारे मारे जा चुके थे। ये सुनकर वह बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता है, लेकिन अचानक से एक पॉट ऊपर से गिरता और वह बाल बाल बचता है। वह कहता है ओह नो, तो आखिर क्या बता सकते हो आखिर इस बैड लक को कैसे खत्म किया था उस हीरो ने। वह कहते हैं ठीक है। वह बताते हैं ये गल द्वारा तुम्हें हाथ धोने होंगे और जो कि गल पूरी तरह से प्योर हो, और मरिया में सच में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती है, ना उससे पूछने की जरूरत होती है। तुरंत ही ऊपर से एक और मशीन गिरती है जिससे वह ड्रिल मशीन से मरते मरते बचता है, लेकिन तुरंत ही एक पॉइजनस स्पाइडर आकर उसको पीछे से काट लेता है जिससे अब पॉइजन के जैसे अनकॉन्शियस हो जाता है। लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इधर
दिखाते हैं एरिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जब बात करने की कोशिश करता है तो वे लोग बस उसे स्टैंड बाई यानी बस वेट करने के लिए कहते हैं। लेकिन वहाँ पर तुरंत ही बेलू हेड आ जाता है, पूरी तरह से इंजर्ड होता है, मरने वाला होता है। बेलू पूछता है क्या हुआ तो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सोल्जर्स थे जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, जो कि रोबोट्स थे, लेकिन उनको उसने मार दिया, काफ़ी को ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी वह बहुत इंजर्ड हो गया। तुरंत ही वहाँ पर रेड हेड आ जाता है और उसको हील करना स्टार्ट करता है, जिसकी हीलिंग की वजह से वह ठीक हो चुका होता है। और जैसे एरिक पूछता है कि वह कहाँ पर गया था तो वह कहता है नहीं, वह बस ड्रिंक करने गया था। लेकिन इस पर ब्लू हेड कहती है कि नहीं, वह अपनी वाइफ से गया था, जैसे कि जो चाइल्ड की अथॉरिटी लेने के लिए। इस बात पर सब लोग शौक जाते हैं क्योंकि रेड की जो वाइफ है वह ब्लॉन्डी की क्लासमेट है, इसी वजह से उसको सारी सिचुएशन पता रहती है। इस पर वे कहते हैं क्या, लेकिन वह तो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी ना। तो ब्लॉन्डी कहती है कि हाँ मैं भी एक गर्ल ही हूँ। ये बात सुनो कोई शौक नहीं होता और वह कहते हैं कि हाँ हमें तुम्हारे बारे में पहले से पता था, लेकिन जब तुम इसको छुपा कर रखना चाहती थी इसीलिए हमने भी तुम्हें कुछ ज़्यादा जोर नहीं दिया और तुम्हारे सीक्रेट को रिवील नहीं किया। लेकिन ये सिचुएशन एरिक के लिए थोड़ी अलग होती है क्योंकि एरिक को इसके बारे में नहीं पता था और सोचने लगता है किस तरह से उसके करीब रहा, मतलब अपनी फियांसे को धोखा दे रहा था अनजाने में किसी और वूमन के इतने करीब रहकर। नेट से दिखाया था कौन, जो कि अभी होश में आ चुका होता है क्योंकि आलमा ने उसके जो पॉइजन होता है निकाल दिया होता है। लेकिन अभी भी सिचुएशन नहीं खत्म नहीं होती है क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने कुछ रिचुअल स्टार्ट किया होता है। इसी आलमा कहते हैं उसे प्रिपेयर रहने के लिए। नेट दिखाया जाता है पहुंच जाता है रिचुअल, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पॉट होता है जिसमें नीचे आग जल रही होती है, उसको अंदर जाना होगा, उस गर्म पानी में उसको इस पॉट को गिराना होगा अंदर की साइड से। बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उस पर शूट कर देती है, जिससे उसे आसानी होती है और वह समझता है कि उसने इसे अपने आप ही किया है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। लेकिन नेक्स्ट कौन पूछता आलमा से आखिर तुम इस स्काई सिटी को कंट्रोल क्यों नहीं करती अपने अकॉर्डिंग इधर उधर कहीं पर भी ले जाने के लिए। लेकिन वे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ही पुरानी है, इसीलिए उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मैं कहता ठीक है, तो आखिर क्या ये हाई टेक से तुम कुछ कर सकती हो। अपनी सारी चीज़ें दे देता है जो उसके पास होती हैं और कहता है एक होली वेपन क्रिएट करने के लिए। नेट दिखाया जाता है वॉर स्टार्ट होने वाली होती है, सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए सब लोग भागते जा रहे होते हैं। कौन पूरी तरह से थका हुआ होता है इसलिए ज़्यादा जल्दी भाग नहीं पा रहा होता है। सामने से एक बहुत बड़ा सोल्जर्स का ग्रुप आ रहा होता है जो सारे रोबोट्स होते हैं। उनका एक लीडर होता है जो कि उनको लीड कर रहा होता है। वह कहने लगता है तुम लोग रुक जाओ, लेकिन इस पर कौन कहता है आखिर भी तुम्हारे सोल्जर्स हैं जॉम्बी की तरह क्यों लग रहे हैं। वे कहते हैं ऑफ कोर्स ये इमोशनलेस किलर्स हैं जो कि तुम लोगों को खत्म कर देंगे, इसलिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, सीरियस हो जाओ गाइज। इस पर कौन बाकी ग्रुप भी सीरियस हो जाता है, लेकिन वह कहता है इस तरह बकर वकर करना बंद कर। लेकिन वह इस चीज़ को कहाँ बंद करने वाला होता है, इसलिए वह ऑर्डर देता है सब लोगों को खत्म करने के लिए, जिसमें लियोन जाकर फाइट करना स्टार्ट करता है। मरिया दूर से शूट कर रही होती है और प्रिंसेस भी सब काम करने में अच्छी होती हैं। तीनों लोगों के डिस्ट्रक्शन को देखकर वह समझ जाता है कि हाँ लगता है मुझे तो इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ समझ में आता है, ये लोग हमें बस मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम जल्द से जल्द बैटलफील्ड में ना पहुंच पाए टाइम पर। लेकिन तुरंत और भी बहुत सारे टैंक्स और बहुत सारे सोल्जर्स आने लगे होते हैं, तो उनको वहाँ पर छुपना पड़ता है। लेकिन तभी एंड टाइम पर एंट्री जाती है एरिक और उसके ग्रुप की, जो उस पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और फिर वह कहते हैं हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को अलग कर लिया है और हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट ब्लो फाइट करना स्टार्ट करते हैं और सारे लोग होते हैं उन सबको मिलकर कोऑर्डिनेशन से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वैसे भी ये लोग सोल्जर्स हैं, यानी सोल्जर्स के लीडर हैं, तो काफ़ी खतरनाक लड़ाई करने में। नेक्स्ट पर कौन से कहता है कि हम लोग अब सेम साइड पर हैं, तुम्हारी साइड पर ही, हम तुम्हारी साइड पर ही बैटल फील्ड में रहने वाले हैं। इस पर कौन उसकी बात रिपीट करता है तो उससे थोड़ी इरिटेटिंग लगती है। नेक्स्ट दिखाया था दोनों आर्मी जो होती हैं आमने सामने खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर भी लोग पहुंच जाते हैं और सबको अनाउंसमेंट करते हैं अभी के अभी सभी लोग रुक जाओ। लेकिन कोई भी कहाँ सुनने वाला होता है, तो बताता है कि हम लोग हैं जो कि एंशिएंट सिटी द्वारा चूज किए गए हीरोज हैं, इसीलिए हमारी बात सुनो। कोई उस पर बिलीव नहीं करता है कि वह सच बोल रहे हैं। तुरंत प्रिंसेस होती हैं अपने मैजिक से कुछ टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, लेकिन अभी भी कोई कहाँ बिलीव करने वाला होता। मिनिस्टर इस बात को नहीं मानता है, लेकिन तुरंत ही वह आलमा के लिए कॉन्टैक्ट करता है और कहता है एंशिएंट सिटी को मूव करने के लिए। स्काई सिटी को मूव करके वह उन लोगों के ऊपर ले आती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। एंशिएंट सिटी एंशिएंट लोगों का मतलब है उनके लिए गॉड्स। यदि इस वॉर के अंदर गॉड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस वॉर को रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पर कौन उनका सामना कर सकता है। इसलिए तुरंत सारे सोल्जर्स होते वहाँ से भागकर जाने लगते हैं। कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है वॉर में। मिनिस्टर होता अकेला ही बचा होता है और काफ़ी अधिक फ्रस्ट्रेटेड हो गया होता है, और बाकी जो लोग बचे होते हैं वह भी बहुत डरे हुए होते हैं। इधर मिनिस्ट्री के लोग सारे सोल्जर भाग जाते हैं और किंग के सारे सोल्जर्स होते हैं वह भी भाग चुके होते हैं, इन दोनों आर्मी वहाँ से भाग चुके होते हैं। लेकिन इधर प्रिंसेस का प्लान होता है कि उन्हें किंग को और मिनिस्टर को किडनैप कर लिया जाए, जिसके बाद उनको एक पीस ट्रीटी पर साइन कराया जाए, यानी शांति प्रस्ताव रखा जाए। लेकिन इधर दिखाया था रेबिलियस की आर्मी में, जहाँ पता चलता है एरिक के और बाकी सारे लोगों उन्होंने धोखा दे दिया है, तो हमारे खिलाफ हो चुके हैं। और लेकिन पता चलता है वॉर के बारे में वह भी रुक चुकी है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास एक और न्यू प्लान होता है, इसीलिए अपने बिग प्लान को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ा बॉस के अब आने की बारी आ चुके होते हैं। अचानक से एक माउंटेन्स के अंदर एंट्री दिखाई जाती है, जिसके अंदर से एक
डीमन निकल के आता है जो अब तक उन्होंने छुपा रखा होता है। जैसे बाहर निकल के आता है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा डीमन होता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वह माउंटेन्स के बराबर होती है, एक डैडी बियर की तरह ही। वो लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत ही कहते हैं एल्मा से हेल्प करने के लिए, लेकिन एल्मा भी अब यहाँ पर यूजलेस ही होने वाली होती है इतने बड़े मॉन्स्टर के खिलाफ, तो इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब सभी लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। सभी प्रिंसेस का ग्रुप और यहाँ तक कि एरिक का ग्रुप दोनों साथ में अटैक करते हैं और जोर जोर से अपने मूव्स का नाम चिल्ला रहे होते हैं जो मुंबई अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन ईसा अपने आप को कूल दिखाने के लिए कर रहे होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। उनके अटैक्स होते हैं, वह कुछ भी नहीं कर पाते हैं उस मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर की नज़र उन पर चली जाती है तो अब वह देखता है कि ये क्या आसपास में घूम रहा है। उनको डील करने के लिए पीछे घूमता है, लेकिन तुरंत ही कौन चिल्लाना स्टार्ट करता है बड़ा सा मेगाफोन बनाकर अपनी स्वार का ही। हे बेवकूफ़ वहीं के, आखिर तुम इतने बड़े होकर इतने साइज में भी तुम इस तरह से उन रिबिलियंस की बात कैसे सुन सकती हो? तुम इतने पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, तो आखिर तुमको अपने मन में जो आए वह करना चाहिए ना। अपने आप को फ्रीडम महसूस करो। आखिर तुम किसी के भी ऑर्डर को खुद कैसे फॉलो करने दे सकती हो? हाँ बेशक बड़ा होता है, लेकिन दिमाग बेचारे का छोटा ही होता है। आखिरकार कौन होता है उसको टेम कर लेता है और अब अपने अकॉर्डिंग अब उस मॉन्स्टर को यूज करता है। नेक्स्ट पे चला जाता है वहाँ से और इधर दिखाया था आलमा आ चुकी होती है। अब बताती है कौन के मैजिक स्टैट्स के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा हाई हैं। मैंने पहले सोचा था यहाँ पर आने के बाद कि वह एक वॉरियर बनेगा, लेकिन उसने सारी सिचुएशन थी, सारी प्रॉब्लम्स थी, वह केवल अपनी बातों से ही सॉल्व कर ले, इसीलिए उसकी जो बातें हैं वह काफ़ी हैवी प्रभाव डालती हैं। लेकिन नेक्स्ट इधर कौन जो कि किंग की कार को उठा लेता है जिसके अंदर किंग होते हैं, इधर मिनिस्टर के पास जाता है और उसको भी उठाकर ले आता है वापस उन लोगों के पास और कहता है तो देखो अब हमारे ख्याल से हम इसको पीस टीटी साइन करा सकते हैं, आसानी से बहुत खत्म कर सकते हैं। इधर दिखाया था रेबिलियंस को लीडर्स होते हैं भागना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बड़ा डिजास्टर उनकी तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में एरिक का ग्रुप उनको घेर लेता है और उनको पकड़ लिया जाता है। सब कुछ शांतिपूर्ण रहा होता है। जो लीडर होता है उसको पकड़ लिया गया होता है, उसको जेल में डाल देते हैं। सारे जो भी रोबोट्स होते हैं वह किसानों के काफ़ी काम आने वाले होते हैं क्योंकि उनसे खेती कराई जा रही होती है। बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है उसको एक दूर कहीं आइसलैंड पर कौन ले जाकर उसे छोड़ा आता है जिससे वहाँ पर वह चैन की लाइफ जी सके किसी और से डिस्टर्बेंस के बिना। नेक्स्ट वापस आ चुका होता है जहाँ पर ये अभी एरिक का ग्रुप और कौन का ग्रुप दोनों फाइट करने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिक एक बार फाइट जरूर करना चाहता है कौन से। दोनों फाइट करने के जाते हैं, लेकिन एरिक का ग्रुप होता है, बाकी सब लोग मिलकर कौन के बाकी लोगों को रोक लेते हैं जिससे कि एरिक आपस में फाइट कर सकें। लेकिन जैसे अटैक करता है तो ऑफ कोर्स एरिक की स्किल्स काफ़ी हाई लेवल होती हैं, वह काफ़ी टाइम से स्वॉर्डमैन से प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसीलिए हावी हो जाता है। जैसे वह अटैक करने जा रहा होता है तुरंत ही बीच में आ जाती है मरिया और वह कहती है मुझे पता है कि तुम अपनी दोनों बॉल्स या 2 चिल्ड्रंस को खो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अपने चिल्ड्रंस को देकर। इस बात को सुनकर सब लोग शॉक्ड जाते हैं, क्या सच में ऐसा हुआ है? मतलब एरिक के साथ में उसकी बॉल्स गायब हैं। इस पर एरिक कहता है इनको कोई भी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। इस पर आलमा कहती है मैं कर सकती हूँ। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड जाते हैं, लेकिन वह कहती है ऑफ कोर्स। इस बात से ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि आलमा ने सब सीखा किस लिए और रिसर्च क्यों की है। नेक्स्ट उसकी बॉल्स को निकाली जाती है और एरिक के अंदर डाल दी जाती हैं, जिससे अब मरिया और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप को महसूस कर रही होती है और उसको थोड़ा ईजी फील हो रहा होता है। यहाँ पर एरिक को सब कुछ सही हो गया होता है, तो अब वह कौन से अभी भी गुस्सा इतना नहीं होता है और फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एरिक कौन से कहता है कि उसको मरिया का थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसकी लाइफ उसकी वजह से बची है, लेकिन वह कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं भी अब वर्जन नहीं रहूँगा कि उसके पास में एल्मा होती है, इसको वह यूज कर सकता है अपनी वर्जिनिटी को खोने के लिए भी। लेकिन इसी से तुरंत ही वह मना करती है और कहती है थोड़ा दूर रहो, मैं प्राइवेटली तुम्हारे रूम में आ जाऊँगी, तो इसीलिए तब तक आप वेट करो। वो उसकी बात को भरोसा कर लेता है और लेकिन दूर जाते ही थोड़ी वह कहती है अब इस प्रॉमिस को तो मैं तोड़ने वाली हूँ। और नेक्स्ट आलमा होती है जो कि अभी कौन के लिए वापस भेज दी थी उसके बल्ले में, लेकिन तुरंत प्रिंसेस कहती है रुको मुझे उसको वापस बुलाओ क्योंकि मुझे उससे गुड बाय कहना है। जैसे ही वापस बुलाया जाता है तुरंत ही उसको एक पंच मारती प्रिंसेस और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह से बिना कुछ गुड बाय कही तुम यहाँ से जाने की। वह तुरंत बस स्माइल करता है, कुछ नहीं। वह कहता है चिंता ना करने के लिए, जब तुम 18 ईयर्स की हो जाओगी तो मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊँगा। इस पर फिर से एक और उसे स्लैप मार दिया, जिसके साथ में वह कहता है प्रिंसेस अपना ख्याल रखना और आगे चल के एक अच्छी प्रिंसेस बनना, इतनी गुस्सैल मत होना, लोगों का ख्याल रखना। इसके साथ में वह लियोन और मरिया से भी कहता है कि प्रिंसेस का सब लोग मिलकर ख्याल रखना। उसी के साथ में सभी लोगों को गुड बाय कहता है और कहता है अपना ख्याल रखने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। इसी के साथ में दोबारा उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और अपने नॉर्मल जगह पर आ जाता है जहाँ पर उस चेयर पर बैठा हुआ था। सोचने लगता है शायद ये एक सपना था। स्क्रीन पर देखता आलमा का एक मैसेज आया होता है कि मुझे माफ़ करना क्योंकि उसने उस प्रॉमिस को तोड़ दिया होता है उसके साथ के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन उसके गाल पर एक प्रिंट भी बना होता है जो कि प्रिंसेस का स्लैप होता है। तो उसे पता चलता है ये कोई सपना नहीं था बल्कि असलियत थे। इसलिए वह बाहर तरफ निकल जाता थोड़ी सी बाहर की माहौल को देखने के लिए, क्योंकि
रियलिटी होती है वह अलग ही होती है, चाहे कितने भी गेम वगैरह खेल लो, कितने भी रूम में रह लो। इसी के साथ में जो एनिमी है सच में मुझे अब तक की बेस्ट एंडिंग लगी है। ये बंदा वर्ल्ड से बाहर भी घुमाया लेकिन अपने वर्ल्ड में वापस भी आ गया। इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट भी आ चुका है कि अब अपनी रियलिटी को भी या रियल वर्ल्ड को भी फेस कर पाएगा। इस गेमिंग के बस एक रूम से तो बाहर निकल पाएगा। इसी के साथ में ये जो एपिसोड है एनिमी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नई किसी और एनिमी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।